कनू बैल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉक में। थैंक यू। आपकी फिल्म आगरा 14 नवंबर को रिलीज हो रही थिएटर्स में। आगरा में राहुल रॉय को आपने कास्ट किया है, उनकी कास्टिंग कैसे हुई? उन्होंने खुद को कास्ट किया, मैंने नहीं उनको कास्ट किया। और फिर उसके बाद उस आदमी ने जो अपने असली रंग दिखाने शुरू किए, बोले ये रोल मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। उस दौरान मेन स्ट्रीम की जो मज़ेदार फिल्में थी उनमें एक्सपोजर रहा आपका? देखिए, हम आपके हैं कौन, हम देखने गए थे तो हाउसफुल था, तो थिएटर ओनर ने 4 और कुर्सियां अलग से लगा के दी, तो हमने सेंटर आयल में बैठ के हम आपके हैं कौन पूरी साथ में देखी। ईरानियन सिनेमा जो है दुनिया के सामने गुत्थी की तरह है, पहेली की तरह है। क्या इंडिया के पास भी ऐसा कुछ सोल्यूशन है? मुझे लगता है अभी तक वो वाली नौबत नहीं है कि हमें ईरानियंस की तरह फिल्में बनानी पड़े। जैसा आपने बोला कि आमतौर पे ए लिस्टर्स या बड़े स्टार्स राजी ही नहीं होते इस प्रोसेस से। वो ईगो तोड़ना क्या, ईगो के बियॉन्ड जाना ही बहुत मुश्किल चीज है। मनोज वाजपेयी कैसे माने? मतलब मनोज से बॉलीवुड शब्द भी जुड़ना नहीं चाहिए। एक बड़ा गुच्छा एक्टर्स का जो ए लिस्टर्स हैं या जिन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन उनके पास ऑथेंटिक स्टोरीज नहीं है, न्यू स्टोरीज नहीं है, और उनको नए तरीके से रिफ्रेश तरीके से लाने वाला डायरेक्टर नहीं है। अगर आप कुछ भी ऐसा लेके जाओ जो उनकी इमेज से थोड़ा हटके है या उनकी इमेज को हर्ट करने का पोटेंशियल रखता है, तो वो लिमिट वो पुश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरह की दुकान है जो वो चला रहे हैं। शाहरुख की करियर चॉइसेस भी इंटरेस्टिंग रही, तो क्या अगर कभी बना सीन कि वो आपके साथ काम करना चाहें? मुझे नहीं लगता ये सीन कभी बनेगा, बिकॉज वो ये सब लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं वो अपने आप को एज ब्रांड्स ही देखते हैं फर्स्ट। ऋतिक रोशन कैसे लगते हैं आपको? जैसे अभी कांतारा रिलीज हुई है कि मुझे थोड़ी सी इमेजेस टिटिलेटरी लगती हैं। आई ह्यूजली रिस्पेक्ट अ सर्टेन फेज इन आमिर's करियर। चॉइसेस थोड़ी सी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। सच पूछे तो वो मेरे हिसाब से वो फिल्में हैं ही नहीं। आगरा का दर्शक कौन है? आई मीन मैं और आप कितने लोगों को जानते हैं जो एक ही घर में अपनी वाइफ और एक मिस्ट्रेस के साथ रहते हैं। अनुराग कश्यप और इनकी फिल्म्स वगैरह कैसी लगती है आपको? आई मीन कनू बैल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉक में। थैंक यू। आपकी फिल्म आगरा 14 नवंबर को रिलीज़ हो रही थिएटर्स में। आगरा को लेके फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत बज़ था। कैन के अंदर गई थी, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मामी के अंदर शायद उसके 6 शो थे, सारे हाउसफुल गए थे जी। और मैंने देखी आपकी फिल्म। बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है, बहुत कठोर फिल्म है देखने में। जिनको वर्ल्ड सिनेमा पसंद है और जिनको कहते हैं ना कि ऑथेंटिक वॉइसेस सिनेमा में पसंद है, उनके लिए खजाने की तरह है। बहुत स्ट्रॉन्ग है और तितली की क्रम में ही आती। तितली जो हमें दे के गई है, जो सिखा के गई है और जो आर्टिस्टिक सेंस उसका था, उसी क्रम में है, लेकिन बिल्कुल अलग फिल्म है। ल मोंड जो फ्रेंच अखबार है उसने इसका जो रिव्यू किया था उसमें आपकी तुलना जैक्सन पॉलक ऑफ इंडिया की थी। जैक्सन पॉलक अमेरिकन पेंटर थे, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग करते थे वो। तो एक सवाल सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने थोड़े दिन पहले लोगों को एग्जांपल दिया बाला का, जो तमिल फिल्म मेकर है, जिन्होंने नान कडोल बनाई थी। तो बाला एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो बहुत साल पहले मैंने प्रोफाइल की थी, तो मैंने उसकी हेडिंग ये रखी थी कि वो फिल्म मेकर जो एक्टर्स की ऐसी तैसी करता है और वो करवाते हैं। कि परदेसी की शूटिंग के दौरान वो लिटरली पीट के सिखा रहे थे, फील करवाने के लिए कि तुम जो बंधुआ मजदूर है बागानों के, वो कैसे फील करते थे। तो उसके वीडियोज़ आप देखो तो बोले ऐसा कोई डायरेक्टर होता है? आप पीटते नहीं हो, आप वैसे टफ नहीं हो, लेकिन जो फिल्म निकल के आती है वो बहुत टफ होती है। हालांकि शूटिंग के दौरान आप बहुत ह्यूमन लेवल पे शूट होता है, एक्टर्स की कंसेंट के बाद ही सब कुछ होता है, चाहे न्यूड सीन है कुछ भी है। तो एक तो ये कि इतनी टफनेस आपकी स्टोरी टेलिंग में क्यों आ रही, इतना एंगर क्यों आ रहा है, ये एक्सप्रेशन प्रोमिनेंट क्यों है मतलब आपकी स्टोरी टेलिंग में? डिस्पैच आपने बनाई है, तितली है, आगरा है। डिस्पैच के अंदर भी एक जर्नलिस्ट की स्टोरी थी, मनोज वाजपेयी ने लीड रोल किया था जी। उसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा निर्मम टिप्पणी है जर्नलिज्म के ऊपर भी। और कहाँ से आ रहा है ये सब? मुझे लगता है कि मेरे लिए शुरू से सिनेमा करना, कोई भी एक फिल्म बनाना एक मौका रहा है बात करने का ऑडियंस से। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा सबसे पहले जागता ही वहाँ है जहाँ जाकर मेरे पास एक ऐसी कहानी है, कुछ ऐसा है कहने को जो मुझे लगता है जिस बारे में बात होनी चाहिए। और क्या है ना, जब आप कोई बात शुरू करो
और कोई ऐसी बात करना चाहो जो आपके आसपास और लोग नहीं कर रहे हैं या एटलीस्ट रेडीली नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन तो बनता ही है, वो हमेशा बात मुश्किल ही होगी। उसको शुरू करना मुझे लगता है एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा और एक अलग तरह से एक पॉजिटिव एक्ट ही है। उस बात को पहले कौन शुरू करे, जो चॉइस कर रहा है उसको शुरू करने का, वो अपनी तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ ही कर रहा है। तो मेरी तरफ से मुझे ये टफनेस या एंगर नहीं लगता, मेरी तरफ से मुझे ये एक इम्पल्स लगता है कोई भी एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने का। और मुझे लगता है फिल्म नहीं बनानी चाहिए जब तक आपके पास कोई बात ना हो बैठ के किसी के साथ करने के लिए। अगर वो नहीं है तो मेरे पास उसके अलावा फिल्म बनाने का और कोई कारण नहीं है। मैं एक वहाँ से शुरू करना चाहूँगा, जब आप सिनेमा देखना आपने शुरू किया, वर्ल्ड सिनेमा शुरू किया, वो कौन सी एक फिल्म थी जिसने आपकी लाइफ बदली? हम सबकी ज़िंदगी में एक फिल्म होती है जो टर्निंग पॉइंट होती है जी, वो फिल्म कौन सी थी? दो हैं। मैं बहुत छोटा था तो मैंने बेनहर देखी थी 7-8 साल की उम्र में, और वो मेरे दिमाग में छप गई बिल्कुल। स्पेशली जो उसमें चैरियट रेस का पूरा सीन है, जब वो चैरियट के नीचे आता है और बॉडी बिल्कुल पूरी कुचल मैंगल हो जाती है, कुचली जाती है उसके नीचे। तो मैं 7-8 साल का बच्चा था, मैंने सोचा यार ये कैसे किए, तो असली में आदमी मर गया और सब, तो वो मेरी छप गई थी वो फिल्म पूरे मेरे दिमाग में। तो एक तो वो है जिसके बारे में उस उम्र में भी मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा, मुझे याद है। दूसरी है किज़लाउस्की की थ्री कलर्स ब्लू। फाइनली जब मैंने एक्चुअली में घुसना शुरू किया इंटरनेशनल सिनेमा में और सब लाइन से मैंने बोला अब मैं देखूंगा, तो उसमें पहली फिल्म इत्तेफाक से ही मैंने थ्री कलर्स ब्लू देखी डीवीडी लेके। उस समय डीवीडी का ज़माना होता था, तो कहीं गया, और दिल्ली में ही रहता था तब मैं, ज़्यादा जगह मिलती भी नहीं थी। एक कोई दुकान अपने यहाँ खान मार्केट में दुकान ढूंढ के कहाँ से मिलेंगी इंटरनेशनल फिल्में, वहाँ से मैं 10-12 डीवीडी उठा के लाया। उसमें से पहली बाई चांस थ्री कलर्स ब्लू थी, और वो देख के अगेन मैं 4-5 दिन बात करना बंद किया। तो वो बहुत बहुत गहरा असर डाला उस फिल्म ने मेरे ऊपर। जितनी ह्यूमेन वो फिल्म है और जितने करीबी से और जितनी महीनता से वो ह्यूमन बीइंग्स को समझती है, और उसका पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमैनिटी भी इतना ज़्यादा एम्पैथेटिक है, वो सब चीज़ें देख के मैं बिल्कुल सकपका गया। मैंने तब तक वैसा कुछ नहीं देखा था, एंड दैट आई थिंक बिकेम अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन हाउ आई लुक्ड एट फिल्म उसके बाद। तो आज भी आप रिविजिट करते हो उसको, या और भी नई फिल्म्स पसंद आई बहुत नहीं, ज़्यादा? मैं देखी है मैंने उसके बाद 4-5 बार, बट अब फेजेस बदल जाते हैं। वो एक किज़लाउस्की का फेज था, फिर किरोसामी था, फिर क्यूब्रिक था, तो आप अलग अलग फेज में चले जाते हो। बट अब मैंने काफ़ी टाइम से ब्लू नहीं देखी है, एक्चुअली शायद देखनी चाहिए दोबारा, बट यू ऑलवेज वांट टू डिस्कवर, आप नई नई और चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हो तो आप नई चीज़ें देखते हो। बट ब्लू नहीं देखी मैंने कुछ टाइम से। आपने कियोरास्तमी की जिक्र किया, उसका एक बड़ा एक पैराडॉक्सिकल है, ईरानियन सिनेमा जो है दुनिया के सामने गुत्थी की तरह है, पहेली की तरह है, कि एक तरफ वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्रतिबंध है बहुत सारे, आप पॉलिटिकल फिल्म बना ही नहीं सकते हो, लेकिन दुनिया में जितने भी सिनेमा लवर्स हैं उनके मुंह से ईरानियन सिनेमा का जिक्र ज़रूर आता है जी। माजिद माजिदी है, अब्बास कियारोस्तमी की फिल्में हैं, वो बच्चा है वो गली से जा रहा, कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है, ब्रेड की कहानी, दोस्त की कहानी, शानदार फिल्में। ईरानियन सिनेमा की ये जो विडंबना है कि वो प्रतिबंधित है फिर भी ऐसी फिल्म बना रहे हैं कि जो पसंद आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हो? क्या इंडिया के पास भी ऐसा कुछ सोल्यूशन है अभी जिसमें इंडिया जा सकता है जब उसको पॉलिटिकल फिल्म्स बनाने की इजाज़त ना हो, मान लो आगे आने वाले समय में? मतलब मुझे लगता है अभी तक वहां जाने की नौबत तो नहीं आई है। अभी जस्ट शुरू करने से पहले आई सॉ संतोष रिलीज हो रही है फाइनली, और यू नो व्हाट अ ब्रिलियंट फिल्म। मैंने कुछ 4-5 महीने पहले देखी। मैं थोड़ा लकी था, शाहाना के साथ काम किया तो मुझे देखने को मिल गई फिल्म, और अगेन बहुत ही हैरान करने वाली फिल्म है। स्पेशली एक ऐसी इंडियन फिल्म मेकर जो बाहर रहती हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, शायद वो इंडिया में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, बट उनकी गेज उस फिल्म पे, आप वो फिल्म देख के बोल ही नहीं सकते कि उसमें कोई फॉरेन आवाज़ है, अपनी मिट्टी की आवाज़ है। बट अगेन बहुत मुश्किल फिल्म है, कास्ट पे बात करती है, बहुत सारे और इश्यूज पे बात करती है। मैं ज़्यादा रिवील भी नहीं करना चाहता फिल्म के बारे में, बट संतोष बाहर आ रही है, आगरा बाहर आ रही है,
सेंसर के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम बात कर सकते हैं उस बारे में। बट मुझे लगता है अभी तक वो वाली नौबत नहीं है कि हमें ईरानियंस की तरह फिल्में बनानी पड़े, बट यू नेवर नो। तो प्रतिबंधों के बीच वो क्यों हिट है, मतलब बहुत पसंद क्यों आ रहा है इतना सिनेमा वहाँ का? ईरानियन सिनेमा जी। मुझे लगता है बहुत ह्यूमन है। वो बात जो पॉलिटिक्स है, वो क्योंकि हम सब पॉलिटिकल हैं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, वो भी पॉलिटिकल है। जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से मेरे शब्द पिरोए जा रहे हैं एक के पीछे एक, वो उसमें भी मेरा पॉलिटिक्स छुपा है। तो पॉलिटिकल फिल्म कोई अलग से पॉलिटिकल फिल्म नहीं होती। और आई थिंक उन लोगों को ये बात समझ में आ गई जब वो आमने सामने से पॉलिटिकल इन एज मेनी वर्ड्स नहीं बोल पा रहे थे। उनको ये बात समझ में आ गई कि ह्यूमन में ही पॉलिटिकल है। तो वो सारा पॉलिटिक्स अपना साइलेंटली थ्रू ह्यूमन इंटरैक्शंस कर देते हैं, चाहे वो अ सेपरेशन हो, सच अ पॉलिटिकल फिल्म अगेन। देयर इज अनदर जॉनरा, जैसे अपना जाफर पनाही है, वो थोड़े से और ज्यादा वोकली पॉलिटिकल है। बट आई थिंक देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इरानियन सिनेमा का ह्यूमैनिटी के थ्रू, इंसानों के आपसी इंटरैक्शन के थ्रू कैसे करना है, वो उन्होंने मास्टर किया है। एंड आई थिंक वो उनकी फिल्मों में हम देखते हैं और उससे जुड़ते हैं। ईरानियन में आपकी फेवरेट्स कुछ और हैं, आप बताना चाहेंगे? ज्यादातर मैं देखा तो काफी कुछ है, बट कियारोसामी की कुछ फिल्में फेवरेट हैं। द विंड विल कैरी अस, टेस्ट ऑफ चेरी, 10, 2-3 ये मेन मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट्स ये हैं कियारोसामी की। तो आपने SRFTI से फिर पढ़ाई की फिल्म मेकिंग की, तो SRFTI से पढ़ाई करने जब आप गए तो उस दौरान जो एंट्री हुई, सिनेमा आपके सामने आया, जो वहाँ दिखाया जाता है, जो टीचर्स ने रेकमेंड किया, वो भूचाल कैसा था? उसका फील कैसा था? क्या क्या नया सामने आया और आप मतलब विस्मृत हो गए उससे? मतलब बहुत ही स्ट्रेंज दौर था मेरे लिए फिल्म स्कूल का, क्योंकि मैं गया था, थोड़ा इनोसेंट सा बच्चा था मैं एक्चुअली। आप सच पूछो तो मैं गया था ये सोच के कि मुझे बहुत सारे अब पैशनेट सिनेमा प्रेमी लोग मिलेंगे और हम सब एक ग्रुप बनाएंगे और हम अब तो हम ऐसी वैसी ये सब तहस नहस कर देंगे। अब तो हम वर्ल्ड सिनेमा बनाने वाले हैं। बट वहाँ जाके मतलब पर्सनल तौर पे मुझे सबसे पहला बड़ा झटका ये लगा कि बहुत सारे बच्चों को, मैं भी बच्चा ही था तब, बट बहुत सारे और बच्चों को वहाँ पता ही नहीं था कि फिल्म बनाना क्या होता है। मैं थोड़ा सा काम करके गया था फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बट ज़्यादातर बच्चे वहाँ खो जाते हैं जाकर। तो पर्सनल लेवल पे बड़ा ही एक डिफिकल्ट पीरियड था बिकॉज सडनली मैं आइसोलेट हो गया और मुझे लगा यार ना तो मुझे मेरे जैसे लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, बट साथ साथ कुछ उन लोगों का मेरे प्रति व्यवहार भी अलग हो गया, क्योंकि उन्हें लगा अरे ये तो प्रिविलेज्ड है, जबकि मैं प्रिविलेज नहीं था। बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास, क्या आप लोअर मिडिल क्लास ही बोल लो, उस तबके से आता था। लेकिन क्योंकि जाके मैंने वहां सच बोल दिया कि मेरे माता पिता एक्टर डायरेक्टर है, टीवी पे ही थे, कोई बड़े स्टार नहीं थे, पर मैंने बोला वो एक्टर हैं, लिखते हैं, ये ऐसे, तो वो मुझे ऐसे ट्रीट करने लग गया, अरे ये तो प्रिविलेज्ड है। तो वो पर्सनल लेवल पे मुश्किल था, बट मेरा सोलेस एक वही बन गया। फिर मेरा सोलेस सिनेमा बन गया। फिर मैं पंजाबी में जैसे बोलते हैं रज के देखने लगा। मतलब पूरा मैंने मस्ती से जितना पी सकता था सिनेमा को पिया। क्यूब्रिक वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी। आई रिमेंबर मेरी दूसरी रात फिल्म स्कूल में, तो रात को हमारे वहाँ एक रूम होता था 11 बजे खोल के, वो आप 4-5 बजे तक सुबह चलती रहती थी वहाँ फिल्में डायरेक्शन डिपार्टमेंट में। तो दूसरी रात को फिल्म स्कूल की मैंने 2001 स्पेस ऑडिसी देखी। तो वो देख के कुछ 11 बजे शुरू करी होगी, 2-3 बजे खत्म हुई होगी। उसके बाद मैं सोया ही नहीं, नींद ही नहीं आई। उसके बाद 1-2 दिन नींद नहीं आई। फिर दोबारा एक बार और देखी, और फिर उसके बाद पूरा क्यूब्रिक धीरे धीरे पहली बार मैंने क्यूब्रिक को 2001 से डिस्कवर किया। फिर एक एक करके पूरा क्यूब्रिक देखा, पैसोलिनी देखा, घटक ऋतिक दा की फिल्में देखी। तो ये एक एक करके वो दौर, फिर इतना ज़्यादा प्यार बढ़ता गया, क्योंकि आप देखते हो ओ ये ऐसा भी है, बाड़ी थे के पालिए भी है, सुवर्ण रेखा भी है, या शाइनिंग भी है, या मतलब वो बहुत मैजिकल पीरियड बन गया।
कि रोज आप बस फिल्में देख रहे हो, फिल्मों को ही जी रहे हो, वही वही सांस ले रहे हो. इट वाज अमेजिंग दैट वे. सत्यजीत राय की फेवरेट कौन सी फिल्म थी आपकी? उन्हीं का संस्थान, उन्हीं के नाम पे वो संस्थान था. मुझे पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन सत्यजीत रे मेरे थोड़े मतलब मुझे ठीक है, मैं इतना ज़्यादा मेरे Favorites में स्पिरिट नहीं के है. नहीं जी, जी, जी. लगते हैं मुझे वो. आई लाइक उनकी फिल्म द फिल्म अबाउट द हस्बैंड एंड वाइफ. महानगर. नहीं, वो जिसमें वो शॉट है, वो दूरबीन वाला शॉट है, वो देखिए. चारुलता. चारुलता. चारुलता इज probably my favorite Ray film. But between Ray and Ghatak, actually I have always preferred Ghatak. तो मैं घटक की फिल्मों में थोड़ा ज्यादा घुसता. मेघे ढाका. मेघे ढाका तारा, स्ट्रेंजली बाड़ी थे के पालिए मेरी फेवरेट है उनकी फिल्म. इवन दो मतलब ज्यादातर लोग जो घटक की बात करते हैं, बाड़ी थे के पालिए की थोड़ी बाद में बात होती है. मेघे ढाका तारा या सुवर्ण रेखा या उनकी जो तीसरी फिल्म है ऑन द पार्टीशन, उसकी ज्यादा बात होती है. बट मुझे समहाउ बाड़ी थे के पालिए मेरी फेवरेट फिल्म है. फुल मेटल जैकेट का ओपनिंग सीन कैसा लगता है आपको? कमाल का है मुझे. वॉर, एंटी वॉर, अगर आपको वॉर पे बेस्ड फिल्म जो पीस की बात करती हो अगर देखनी हो तो फुल मेटल जैकेट मस्ट है. फुल मेटल जैकेट का ओपनिंग सीन शायद बहुत कई मिनट का है, जहाँ पे एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर ट्रेन कर रहा है, वहाँ वो ऐसी ऐसी गालियां बक रहा है कि आप सुन नहीं सकते. मोस्ट अमेजिंग सीन्स में से एक, पकड़ लेता आपको. वो कैसा आपको लगता है? अच्छा लगता है वो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग. वो पूरी फिल्म इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. उसका हर एक सीन शानदार सीन है अपने आप में. आपको पिक करना बहुत मुश्किल है उस फिल्म में कि आप कहाँ जाओ, किधर से शुरू करो उस फिल्म की तारीफ करना. बट वो सीन, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो क्यूब्रिक की फिल्में टाइम और स्पेस को खोल देती हैं. वो कहानी में इतनी घुसती ही नहीं है, उनको कहानी से इतना ज्यादा मतलब ही नहीं है. वो आपको एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर रिदम ऑफ टाइम में लेके जाती हैं. तो वो पूरा सीन जिस तरह से प्ले आउट होता है, वो आपको सीन ओवर्टली कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा, पर वो आपको उस माहौल में इतना अंदर ले जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उसी ड्रिल के हिस्सा बन गए. लास्ट में लाइन में आप भी चल रहे हो उनके साथ. वो जो पॉसिबिलिटी है ना फिल्म की, उस सीन के अंदर एज एन ऑडियंस आ जाना, मेरे को वो बहुत इंटरेस्ट करता है. तो आई थिंक आई वॉच दैट सीन फॉर दैट ओनली, कि वो चल रहा है और वो चल रहा है और वो चल रहा है और वो चल रहा है. पहले उसकी स्टोरी खत्म हो गई, फिर उसका मीनिंग खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है. अब मीनिंग भी नहीं है. आपने पहले तो कहानी देख ली कि अच्छा एक ड्रिल हो रही है, वो खत्म हो गई. फिर आपने देखा अच्छा ये क्यूब्रिक क्या कहना चाह रहा है, वो भी खत्म हो गया. पर अभी भी वो सीन चल रहा है. अब आप क्या करोगे? अब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, और यहां दिल से भी आपकी एम्पैथी भी निकल गई. अब आप अपने पेट में पहुंच जाते हो. तो आई थिंक वो उस सीन की लेंथ, उसका ड्यूरेशन, उसका ऑलमोस्ट एक हिप्नोसिस आपको अपने साथ, अपने अंदर ले जाने का मौका देता है. आई थिंक क्यूब्रिक्स रिदम्स, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उसके बारे में, जिस तरह से वो कट करते हैं अपनी फिल्में. अपने पेरेंट्स की बात की तो मैं बताना चाहूँगा, ललित बहल जी थिएटर से जुड़े थे और उन्होंने तितली में भी एक मेजर रोल किया, फादर का रोल किया है. और उसमें वो बड़ा बड़ा आइकॉनिक सा सीन है कि जिसमें उनकी चेस्ट के ऊपर एक वो निशान दिखता है. तो रियल निशान था, उनकी कोई सर्जरी शायद हो रखी थी, तो वो था. आपकी माँ नवनींद्र बहल जी हैं, उनको हमने खुफिया में बड़ा एंजॉय किया. खुफिया में बहुत हंसा है उन्होंने. विशाल भारद्वाज की जो फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स की, और भी उन्होंने, मतलब विशाल जी के शायद उन्होंने गुब्बारे में भी काम किया था 20-25 साल पहले जी. तो वो दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम्स वगैरह बनाते थे, उसमें एक्ट वगैरह करते थे, थिएटर से जुड़े हुए थे. तो आपने जो एग्जांपल दिया अपनी फेवरेट फिल्म का, बैन हर, तो शायद आप मदर के साथ ही देखने गए थे थिएटर. जी. उस दौरान में ले जाइए हमको, जिसमें और ऐसी फिल्में आपने देखी, इवन बॉलीवुड भी जो आपने देखा उस समय. बहुत ज़्यादा. वो फॉर्चुनेटली मेरी मदर ने मुझे बहुत जल्दी आदत डाल दी. अगेन उस समय ऐसी फिल्मों का ज़्यादा एक्सेस नहीं होता था. एक ही जगह होती थी दिल्ली में, वो था शकुंतलम. तो शकुंतलम थिएटर में हर हफ्ते कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्में लगती थी. तो पहली फिल्म, एक्चुअली मेरी लाइफ की पहली फिल्म जो मुझे देखने लेके गई थी, वो थी 10 कमांडमेंट्स. तो वो मैंने सबसे पहली फिल्म देखी थी. और दूसरी फिल्म मैंने बेनहर देखी थी.
और सीरीज ऑफ फिल्म्स। उसके बाद तो फिर वहाँ क्या क्या नहीं देखा। फिर मुझे खुद आदत डल गई। एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी उनके साथ ये होती थी कि द एक्ट वॉज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वॉचिंग द फिल्म, इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड। वो एक हमारा रिचुअल था कि हम फिल्म देखने जाते थे और फिल्म खत्म होने के बाद बाहर आके वहीं शकुंतलम में बैठ के बेंच पे वो मुझे आइसक्रीम खिलाती थी और हम फिल्म के बारे में बात करते थे। वो मुझसे पूछती थी, मैं कुछ भी बोलूं, चाहे वो पूछती थी अच्छा तुम्हें क्या लगा, कैसा लगा, एंड वी यूज्ड टू टॉक फॉर एन आवर एंड अ हाफ। तो आई थिंक वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए एक रिचुअल सा बन गया। उसके बाद आदत लत लग गई। उसके बाद फिर मैं अकेला जाने लगा। 14-15 साल की उम्र से मुझे रोकते नहीं थे। मुझे जितनी पॉकेट मनी थोड़ी बहुत मिलती थी मैं वो जाके सारी शकुंतलम की फिल्में देखता था और चला जाता था खुद ही बस पकड़ के, और जाके वहाँ बहुत सारी और फिल्में। आई रिमेंबर मैंने मर्चेंट आइवरी की बहुत सारी फिल्में वहाँ देखी, रूम विद अ व्यू वहाँ देखी। राम गोपाल वर्मा का मेरा पूरा फेज वहीं पे मैंने देखा। हालांकि राम गोपाल वर्मा की फिल्में हर जगह ही अवेलेबल थी, बट मेरा अड्डा शकुंतलम ही था। तो उनकी बहुत सारी फिल्में, सत्या वहाँ देखी, शिवा भी देखी आपने? शिवा वहाँ देखी, रात वहाँ देखी। रात वॉज सच अ फैबुलस फिल्म एंड सच अ फैबुलस एक्सपीरियंस। रात मुझे याद है बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था वहाँ पर देखने का। तो बहुत सारी फिल्में वहाँ शकुंतलम में थ्रू आउट कॉलेज में बेसिकली। उसके बाद मैं जितना टाइम दिल्ली में था मैं कॉन्स्टेंटली वहाँ जाके फिल्में देख रहा था। आपका बचपन पटियाला में भी बीता कुछ साल, तो आपने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा देखा? जैसे 90s का जो दौर था, आशिकी आई थी, आशिकी के एक्टर के साथ भी आपका एक रिलेशन अच्छा हो, मैं बताऊंगा अभी जी। उस दौरान मेन स्ट्रीम की जो मज़ेदार फिल्में थी उनमें एक्सपोजर रहा आपका? देखिए आप। बिल्कुल, वो तो फॉर्मेशन तो पूरा फॉर्मेटिव पीरियड वही था। ये तो इंटरनेशनल फिल्में कुछ कुछ थी, बट बॉलीवुड और मेन स्ट्रीम सिनेमा तो घोट के पिया हुआ था, टू दी एक्सटेंट की हर चीज़ आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते थे। मुझे याद है DDLJ में अकेला पहले दिन देखने गया था। थोड़ा सा मुझे इसलिए भी याद है कि थोड़ा सा मैं उस दिन मेरा उल्लू बना था। मुझे 60 रुपए में बोला कि बालकनी की टिकट है, लेकिन पता चला तो वो आगे वाली सेकंड रो की टिकट थी। तो DDLJ मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेकंड रो में आगे ऐसे बैठ के देखी थी। हम आपके हैं कौन हम देखने गए थे तो हाउसफुल था और कुछ जगह नहीं थी। एंड आई डोंट नो हाउ माई फादर मैनेज्ड इट, बट हम 3-4 लोग गए थे तो थिएटर ओनर ने 4 और कुर्सियां अलग से लगा के दी। तो हमने सेंटर आयल में बैठ के हम आपके हैं कौन पूरी साथ में देखी। वो समय भी अलग था। हम 92 में आपको हम आपके हैं कौन द फर्स्ट वीक 10 days इट वाज नॉट पॉसिबल टू सी द फिल्म। हर जगह हाउसफुल थी। सो दोज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। और यू नो आई वाज क्वाइट बेसिकली आई वाज अ फिल्म फैनेटिक। मेरे को जो फिल्म आई है सब कुछ देखना था। तो मैं टीवी पे सारा हॉलीवुड देख रहा था और हॉल में जाके सारा हिंदी फिल्में देख रहा था। तब ज़्यादातर आप हिंदी ही फिल्में देख सकते थे, इतना रीजनल का एक्सेस नहीं था। बट सारी फिल्में घोंट के भी हैं शुरू से। आगरा में राहुल रॉय को आपने कास्ट किया है। राहुल रॉय आगरा में इमेजिन कोई नहीं कर सकता ऐसे रोल में है। आशिकी फेम, और उनकी कास्टिंग कैसे हुई? मतलब क्यों आपके मन में आया उनको लेना चाहिए? यार एक्चुअली सच ये है कि उन्होंने खुद को कास्ट किया, मैंने नहीं उनको कास्ट किया। मैं यूजुअली 2-3 महीने का वर्कशॉप करता हूँ और शुरू में पहले 1-1.5 महीना हर कैरेक्टर के लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं। अच्छा। और ये मैं जो एक्टर आ रहे होते हैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि प्लीज डोंट माइंड, बट ये मेरा प्रोसेस है। ये इट डजंट मीन कि आप कम हो या आप ज्यादा हो, बट मैं इस तरह से कुछ खेलता हूं तो खेल के तरह इसको समझते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। तो द कैरेक्टर दैट ही इज प्लेइंग इन द फिल्म इज डैडी जी। तो 3 डैडी वहां घूम रहे थे वर्कशॉप स्पेस में, 3 गुरु घूम रहे थे, 3 प्रीति, हर कैरेक्टर के 3 घूम रहे थे। तो पहले तो फॉर एन एक्टर ऑफ राहुल रॉय स्टेचर टू अग्री टू डू दैट इज अ बिग थिंग। तो पहला आपको पॉजिटिव सिग्नल वही मिलता है कि, और वो बड़ा सिंपली उन्होंने लिया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो यू लाइक अच्छा ओके ठीक है ग्रेट। और फिर उसके बाद उस आदमी ने जो अपने असली रंग दिखाने शुरू किए इन अ वेरी पॉजिटिव वे, मैं बोल रहा हूँ, आप मानोगे नहीं, वो वर्कशॉप में सबसे पहले आने वाला आदमी होता था रोज और सबसे लास्ट जाने वाला। मतलब मेरे साथ निकलते थे वो बाहर,
और ये मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये सच है। तो इतना डेडिकेशन, वहां बैठे रहना सम फॉर डेज, और ये मैंने बहुत सारे और बॉलीवुड एक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस भी किया है कि पहले तो कुछ लोग इस प्रोसेस के लिए रेडी नहीं है। वो ईगो ही तोड़ना, ईगो तोड़ना क्या, ईगो के बियॉन्ड जाना ही बहुत मुश्किल चीज है। तो पहले तो वही नहीं होता है। दूसरा, फिर उसके बाद आके अतरंगी सी अजीब सी वर्कशॉप जिसमें आपको सीन नहीं कराए जा रहे, आपको एक कमरे में अकेले बिठा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज करो, वो करो। सो यू आर नॉट इंटरैक्टिंग विद अ को एक्टर। इट्स अ स्ट्रेंज प्लेस टू बी, दैट वर्कशॉप दैट वी डू। उस वर्कशॉप में उसको एक्सेप्ट करना, उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट करना, उसके साथ और खेलना, कोशिश करना अपने अंदर से चीजें निकालने का, वो देख के आई न्यू कि ये किसी जर्नी पे हैं, कहीं जा रहे हैं अंदर इस कैरेक्टर के साथ। और फिर एंड में फाइनली वन ऑफ दीज नाइट्स 8, 9, 10 बजे रात को सारे एक्टर्स जा चुके हैं, मैं और वो चाय पी रहे हैं। वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जहाँ हम वर्कशॉप करते थे, स्पेस के अंदर ही एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। तो वन ऑफ दीज इवनिंग्स ही सेड, यार कन्नू मैं तेरे को एक बात बोलूँ? मैं बोला हाँ बोलिए। बोला ये रोल मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो उस दिन कुछ हो गया, आई थिंक उस दिन फाइनल ट्विस्ट हो गया। मैंने बोला ये इतना विल इतना स्ट्रांग है और साथ साथ कन्विक्शन इतना ज्यादा है इनका इस रोल में, दैट आई शुड सीरियसली कंसिडर इट। तो आई थिंक देयर द स्विच हैपेंड, और उसके बाद मैं देखता गया आगे और मैंने बोला ये इनको ही करना चाहिए रोल। इसमें फिर एक सीन भी आता है जब प्रियंका बोस का कैरेक्टर है वो और गुरु का कैरेक्टर जब मिलते हैं, तो पहली बार जब कैफे में मिलते हैं तो एक 90s का सॉन्ग चल रहा होता है, दूसरी बार जब मिलते हैं तो आशिकी का ही गाना चल रहा होता है, सांसों की ज़रूरत है जैसे शायद आई गेस वो था। ये आप बताइए कि जैसे आपने बोला कि आमतौर पे ए लिस्टर्स या बड़े स्टार्स राजी ही नहीं होते इस प्रोसेस से, तो मनोज वाजपेयी कैसे माने? डिस्पैच में लीड किया उन्होंने जी, क्राइम जर्नलिस्ट का रोल है उनका जी, और उसमें बड़ा चैलेंजिंग सीन्स हैं जो शायद वो कोई एक्टर, उन्होंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे सीन्स भी करूंगा, लेकिन उन्होंने किया उसमें। बिल्कुल। मनोज अगेन, मैं बोलूँगा मनोज टिपिकल बॉलीवुड एक्टर नहीं है। मतलब मनोज से बॉलीवुड शब्द भी जुड़ना नहीं चाहिए। ट्रूली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव वर्किंग टुडे। कैसे जुड़े डिस्पैच से? वो बहुत ही सिंपल था। उन्होंने तितली देखी थी, तितली देख के हम कहीं मिले, किसी एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी पे मिले। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे को तेरे साथ काम करना है। सब दारू पिए हुए थे, मैं भी थोड़ा दारू पिया था। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, वो एक्टर मिल के कभी कभी बोलते हैं। बट अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले कि मैंने कल जो बोला था आई मेंट इट, ऐसे ही नहीं था। तो फिर जब अगले दिन फ़ोन आया तो मैंने बोला अरे ये तो सीरियस है। तो फिर वहाँ से बात निकली। उन्होंने फिर मैंने एक्चुअली एक और स्क्रिप्ट थी मेरे पास जो मैं उनके पास पहले लेके गया। उन्होंने बोला ये कुछ और करते हैं यार साथ में। तो बाय चांस साथ साथ मैं डिस्पैच डेवलप कर रहा था, तो वो दैट वाज द सेकंड थिंग दैट ही रेड। उन्होंने पढ़ी लिटरली अगले दिन, एक ही रात में पढ़ी। अगले दिन बोला, सुबह फ़ोन आया चलो मिलते हैं। हम मिले कॉफ़ी के लिए और मिल के मैं घुसा हूँ अंदर। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले ये मैं कर रहा हूँ। कुछ बात नहीं हुई, बैठने से पहले बोले मैंने पढ़ लिया, मैं कर रहा हूँ, अभी कैसे करना है बताओ। तो ये उतना ही सिंपल था। सो मनोज इज नॉट योर यूजुअल बॉलीवुड एक्टर। वो वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो एक्चुअली फिल्म के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते हैं। या जो भी फिल्म या सीरीज, जो भी वो पीस ऑफ वर्क जो कर रहे हैं, वो उसमें इतने विलीन हैं और उसी में इतने खोए हुए हैं कि वो सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई ईगो नहीं है या देयर इज नो, I don't think he has an awareness of himself as a star or as a successful person. Never. मतलब मैंने 45 दिन शूट किया उनके साथ, एक भी दिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। इसमें जैसे मैंने जिस सीन की बात की, जैसे डिस्पैच में एक सीन आता है जिसमें वो बिना कपड़ों के हैं, वो सीन बड़ा अनकंफर्टेबल सीन है। एज एन एक्टर कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, जिस आदमी के इतने ब्रांड्स वगैरह पीछे है, उसके साख होती है, दाव पे लगी होती है। तो एक तो ये कि उनको आपने कैसे कन्विंस किया, और दूसरा फिर इनको शूट कैसे किया जाता है। जैसे आगरा के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आम तौर पे आप यूं ही शूट नहीं कर सकते, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। कोई एक्ट्रेस है, एक्टर है, तो आप पहले उनसे बात करोगे। जैसे प्रियंका का मैंने सुन रहा था उनको, तो उन्होंने बोला कि मेरी ये थी कि मैं ही इन सीन्स को मैं ही डायरेक्ट कर रही हूँ।
वो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। फिर ये तो ये मैंने एक नई बात पढ़ी पहली बार ऐसी। तो एक तो ये सीन्स कैसे शूट किए जाते हैं, ट्रिक क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आती है, आप कैसे फेस करते हो, और मनोज के केस में पर्टिकुलरली कैसे किया आपने उनको राजी? बाइक ट्रिक क्या है, यू मीन इन टर्म्स ऑफ कैसे फिजिकली? हाउ फिजिकली हाँ कैसे होता है? सी ऑलवेज जब आप कोई भी किसी भी तरह का इंटीमेट सीन शूट कर रहे हो, सबसे पहली चीज है कि आपको आपके एक्टर का ट्रस्ट गेन करना पड़ता है। आपको उनको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये चीज या ये सीन टिटिलेशन के लिए नहीं हो रहा, इसकी एक्चुअली जरूरत है फिल्म में। द मोमेंट आपने एक्टर को ये कन्विंस कर दिया कि ये जरूरी है फिल्म के लिए, मेरे लिए या आपके लिए नहीं, फिल्म के लिए, आपकी 70% प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाती है। बिकॉज कॉन्फिडेंस आ जाता है, सामने वाला एक्टर समझ जाता है कि हाँ ये मेरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा किसी भी तरह, ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसके दायरे के अंदर ये होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी है। तो मनोज हो चाहे प्रियंका हो, सबसे पहले काम वही था, डिटेल कॉन्वर्सेशंस, बातचीत, फिल्म क्या है, फिल्म किस बारे में है। अब जैसे आप वो मनोज वाला सीन की बात कर रहे हैं, वो इतना क्रिटिकल सीन है क्योंकि उस फिल्म में वो कैरेक्टर पहली बार इमोशनली नंगा हो जाता है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर को फोन करके ये बोल रहा है कि मेरे पास तेरे लिए इंफॉर्मेशन है तेरे बारे में, पर मैं नहीं दूंगा अगर तू मुझे घर देगा। तो इमोशनली वो, जबकि वो एक जर्नलिस्ट है, तो इमोशनली वो उसके नंगा होने वाला मोमेंट है। तो अब उसको हम विजुअली, बिकॉज हम सिनेमा कर रहे हैं, रेडियो नहीं कर रहे, विजुअली हाउ डू वी ट्रांसलेट दैट? द मोस्ट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग वे टू डू इट वाज कि वो जल्दी जल्दी में नंगा ही बाहर भाग गया, तो ये बात करते करते आप उसको नंगा देख लेते हो और वो जर्नलिज्म के कपड़े उतर जाते हैं। एग्जैक्टली, इन अ वेरी मेटाफोरिकल वे यू सी कि एक्चुअली वो क्या है इंसान। तो द मोमेंट आपकी ये बातचीत हो जाती है और आप एक्टर को बोल देते हो कि एक्चुअली ये हो रहा है, कहानी तो ये है पर एक्चुअली ये कहा जा रहा है, तो आपका आधा बैटल वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको फिगर आउट करना है अब हम ये करेंगे कैसे। वो रिलेटिवली यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में क्लोज सेट होता है, मिनिमम लोग होते हैं, आसपास के जो 200 लोगों का यूनिट होता है ऑन अ फिल्म लाइक डिस्पैच, उसकी जरूरत ही नहीं होती। आप एक घर में हो, कैमरामैन है, फोकस पुलर है, बूम वाला है, आप हो, बस। कभी कभी आगरा में तो मैं खुद बूम पकड़ के बैठा हूं उस सीन में, बिकॉज देयर इज ऑल्सो फेमिनिन presence there's woman, there's प्रियंका there's a woman there। तो और भी ज्यादा, मतलब आगरा में जब हम वो सीन शूट कर रहे थे तो उन दोनों एक्टर्स के अलावा 3 लोग कमरे में थे। बूम लेके मैं बैठा हुआ था, डीपी था और फोकस भी वो खुद कर रहा था। द कॉस्ट्यूम लेडी वाज द थर्ड पर्सन, फबेहा आवर कॉस्ट्यूम डिजाइनर। सो इट्स अ वेरी वेरी क्लोज सेट, इट्स अ वेरी इंटीमेट सेटिंग, इट्स वेरी एसेंशियल कि आप एक्टर्स कंफर्टेबल हैं, उन्हें अगेन आप पूरी तरह से स्पेस दे रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की, क्योंकि उन्हें जो एक्सप्रेस करना है वो भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में से है। टू बी एबल टू रिक्रिएट a moment of sexual intimacy with another being is probably one of the toughest things on film। तो उसके लिए क्लोज सेट, इंटीमेसी, ट्रस्ट, यही चीजें लगती हैं, ये चीजें जरूरी हैं बहुत। आमतौर पे पूरी फिल्म पे आपका ही लास्ट वॉइस रहता है, आपका ही चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जहाँ फीमेल आर्टिस्ट इन्वॉल्व है और ऐसे सीन्स है तो शायद वो आप उनकी परमिशन से लास्ट जो फुटेज जा रहा है तो आप शायद दिखाते हो उनको कि भाई ये देख लो, ये या नहीं, जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, तो जरूरत नहीं पड़ी। बिकॉज प्रियंका और मेरा इतना ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप बन गया फिल्म करते हुए। एक्चुअली वो वर्कशॉप से ही बन गया, बिकॉज वर्कशॉप, जब हम एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे थे, मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता बिकॉज मैं थोड़ा ऐसे नोटोरियस बन जाता हूँ अपने मेथड्स को लेके, बट एक्टिंग वर्कशॉप करते हुए ही हम एक्चुअली बहुत सारी चीजें पुश कर चुके थे और वहीं से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप बना लिया था कि यार घबराना नहीं है, अगर ये पिक्चर करनी है और एक्चुअली आपको सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल रिप्रेशन या स्पेस, ये जो सारी बातें हम इस फिल्म के थ्रू करना चाह रहे हैं वो करनी है, तो घबराना नहीं है। ना मैं घबराऊंगा आपसे, ना आप घबराइए मुझसे, हम तय कर लेते हैं। अगर कोई भी फियर है तो नहीं करते। तो वर्कशॉप के दौरान जो हमने ये सारी बातें करी या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करी इस सब को लेके,
उनसे ही इतना गहन और गूढ़ रिलेशनशिप बन गया कि शूट करते हुए या शूट के बाद एडिट में कभी ये जरूरत पड़ी नहीं कि मुझे दिखाओ क्या करा। वो तो खैर मनोज के साथ भी कभी नहीं हुआ। मनोज ने तो इनफैक्ट पहली बार पिक्चर रिलीज के दिन देखी है, जब ओटीटी रिलीज से पहले एक दिन स्क्रीनिंग थी, तब उन्होंने फिल्म देखी। मैं सामने से बोलता रहा। प्रियंका को तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बट मनोज फिर भी एक स्टैचर के साथ आते हैं, हालांकि उनके साथ भी मेरा रिलेशन, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल रखा, बट फिर भी आपको लगता है यार इतना एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, तो मनोज से मैंने काफी बार बोला कि आप देख तो लो एक बार। सो अब कभी जरूरत पड़ी नहीं। आई थिंक ट्रस्ट है शायद एक्टर्स को कि काम ठीक ठाक करता है और काम के प्रति थोड़ा सा डिवोटेड है। मे बी दैट्स द रीजन। प्रियंका को फिर व्हील ऑफ टाइम में देखना बड़ा सुखद था। व्हील ऑफ टाइम सीरीज जो आई थी उसमें उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उनका, और बड़ा मेन कैरेक्टर्स में से एक था। एक मैंने आपके काम में ऑब्जर्व किया है कि जैसे आप उन डायरेक्टर्स में से हैं जो किसी एक्टर्स में से कुछ यूनिक निकाल के ला पाते हो। आमतौर पे यही होता है कि एक एक्टर को फिल्म मिल गई, अगर डायरेक्टर कुछ यूनिक तरीका नहीं रखता है तो एक्टर फ्लैट जाता है थोड़ा सा। जैसे तितली के अंदर शशांक करोड़ का कैरेक्टर है, तो शशांक ने बताया भी था एक समय में कि मतलब वो जब आए तो अर्बन लग रहे थे, इंग्लिश थिएटर वगैरह का असर दिख रहा था। तो फिर मोंगिया के साथ शायद वर्कशॉप थी आपकी जी, तो उन्होंने उनको बोला कि तू समंदर के किनारे जाके शौच करके आ, बैठ वहां जाके जी। तो फिर उन्होंने वो किया, और इस तरीके की कुछ चीज़ों को करने के बाद फिर वो उस दिल्ली का ऐसे परिवार का मेंबर लगा जिसके बड़े भाई चोरी करते हैं, कार जैकिंग करते हैं, और उनके पूरी फैमिली जनरेशन में ही वो वायलेंस है जो अगली पीढ़ी में जा रही है। और वो तितली नाम है, वो सिंबल है उसी का, जिसकी रूह तितली जैसी है, थोड़ा फेमिनिन है और वो कोमलता से भरा है, और वो ये काम नहीं करना चाहता है। ये जो एक्टर के अंदर से आप निकलवाते हो, ये इसका क्या राज है? आप कैसे निकलवा पाते हो? क्योंकि शशांक फिर वैसा नहीं कर पाए। अच्छा काम किया उन्होंने, तो ये मैंने अनुराग की कुछ फिल्मों में भी देखा है, उसके बाद मैंने आपकी फिल्मों में देखा है। कैसे होता है ये? देखिए, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप बहुत सारे सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स, आप इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स जिनका काम हम रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है सबसे सिंपल, एक एक्टर आपसे क्या चाहता है? एक एक्टर आपसे ये चाहता है कि आपने स्क्रिप्ट उसको लिख के दे दी है, सीन में होना क्या है और डायलॉग उसे क्या बोलने हैं ये उसके पास है, और वो याद करके समझ करके ऑलरेडी आ रहा है। अब जब वो आ रहा है आपके पास शूट करने, तो वो क्या चाहता है आपसे? वो ये चाहता है कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, ये बोल तो रहा हूं या ये हो तो रहा है, पर मुझे करना क्या है, मुझे फील क्या हो रहा है ना? तो कोशिश यही रहती है सिनेमैटिक मीडियम में कि आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो, या फील कुछ और कर रहे हो। अब द मोमेंट आप एक्टर से फीलिंग की बात करते हो और उनसे ये बोलने लग जाते हो कि आप ये फील कर रहे हो, तो एक्चुअली फिल्म किस बारे में वो बाहर आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने तितली की बात करी कि तितली कहने को तो एक पिक्चर है, एक लड़का अपने वायलेंट भाई से भाग रहा है, पर एक्चुअली तितली क्या किस समस्या से गुजर रहा है पूरी फिल्म में? वो ये कि वायलेंस है, वायलेंस से मुझे भागना है, लेकिन मैं खुद क्यों वायलेंट होता जा रहा हूं? जब आप किसी भी एक्टर को इस तरह की फीलिंग से इम्ब्यू कर देते हो तो उसका काम अपने आप आसान हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे, और फिर डायलॉग भी मायने नहीं रखता, या फिर आप सीन में कहां चल के जा रहे हो, कोई गिलास उठा रहे हो या कोई डंडा उठा रहे हो या बैठ जा रहे हो या खड़े हो, कुछ मायना नहीं रखता, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग है। हर सीन में वो फीलिंग का आपके पास एक चार्ट है कि ये अब यहां से ये होगा, ये ग्रो होगी, ओहो, और इस सीन में मुझे पता चलेगा कि यार ये तो मेरे अंदर आ गई, और फिर तो एक्चुअली तो वो हो रहा है। तो आई थिंक द मोमेंट आप एक्टर्स से एक्चुअली क्या हो रहा है बात करना शुरू करते हो, वो आपके साथ चलने को तो क्या, भागने को तो क्या, कूदने को तो क्या, मरने को भी तैयार हो जाएगा, बिकॉज आप एक्चुअली उनका इस्तेमाल कर रहे हो। एक्टर वही चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं, हर समय फील करना चाहते हैं, और अगर आप उन्हें फील करने को दोगे तो उन्हें बहुत मजा आता है, तो वो कुछ भी करेंगे आपके लिए। वो उतना ही सिंपल है। कहा भी जाता है कि डायरेक्टर इस तरीके से विश्वास अर्जित करता है कि बोलेगा छत से कूद जाओ तो डायरेक्टर कूद जाएगा, कहने के सेंस में कहा भी जाता है। वही जो आप मनोज वाले शॉट की बात कर रहे हो, वो एक तरह से कूदने वाला ही शॉट है। इट्स अ लीप ऑफ फेथ हाँ, बिल्कुल, उन जैसे एक्टर के लिए। पर वही है कि अगर उनके पास कुछ फीलिंग है उस समय, और मनोज को पता चल रहा है कि अच्छा मैं ये फील कर रहा हूं,
तो कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं क्या कर रहे हो उस कुछ मायना नहीं है, बिकॉज आप फीलिंग को पकड़ के चल रहे हो। तो सारे एक्टर वही चाहते हैं, वही तो सारे बीज हैं किसी अच्छी परफॉर्मेंस के। एक पैराडॉक्स ये है कि जैसे एक बड़ा गुच्छा एक्टर्स का जो ए लिस्टर्स हैं या जिन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन उनके पास ऑथेंटिक स्टोरीज नहीं है, न्यू स्टोरीज नहीं है, और उनको नए तरीके से रिफ्रेश तरीके से लाने वाला डायरेक्टर नहीं है। फिर एक डायरेक्टर्स का ग्रुप है जो बहुत कहानियां समेटे हुए है, जिसका क्राफ्ट शानदार है, वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो एक्टर्स मिल नहीं पा रहे। कुछ है जो उनको ये सच नहीं है। मैं इससे अग्री नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक्टर्स के पास एक्सेस है। मैं सबसे मिल चुका हूँ, ज्यादातर सबसे मिल चुका हूँ, वो एक्टर्स नहीं करना चाहते हैं बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स स्पेशली हिंदी सिनेमा में ये समझते हैं कि पहले वो ब्रांड है और बाद में एक्टर है। और प्रॉब्लम ये है, अगर आप कुछ भी ऐसा लेके जाओ जो उनकी इमेज से थोड़ा हटके है या उनकी इमेज को हर्ट करने का पोटेंशियल रखता है, तो वो लिमिट वो पुश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरह की दुकान है जो वो चला रहे हैं, सच यही है। तो मुझे नहीं लगता उनके पास एक्सेस नहीं है। एक्सेस है, वो एक चॉइस है, कॉन्शियस चॉइस है। वो एक बड़ा ही पुराना अजीब सा पुराने ख्यालात का एक सिस्टम बना हुआ है कि नहीं, स्टार वही होता है जो 100 करोड़ वाली पिक्चर करे, या स्टार वही होता है जिसका कैरेक्टर पिक्चर में कुछ गलत नहीं कर रहा। अभी भी एक्टिंग और हीरोइज्म को सेपरेट नहीं कर पाई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मेन प्रॉब्लम ये है। और सारे एक्टर्स को ये लगता है कि सक्सेसफुल हीरो बन के ही हुआ जा सकता है, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि some of the most successful stars in the earlier time, 60s, 70s, 50s, 40s तक आप वापस चले जाइए, वो बहुत ही फ्लॉड कैरेक्टर्स प्ले करते थे। आप राज कपूर को देख लीजिए, जो उन्होंने मेरा नाम जोकर के साथ किया, या सत्यम शिवम सुंदरम देख लीजिए। मतलब ये तो मैं कुछ एक दो नाम ले रहा हूं, बट ये पूरी आप यश चोपड़ा की फिल्में उठा के देख लीजिए, कितने फ्लॉड characters हैं। For his time, the kind of films that he did were, really breaking a lot of संजय दत्त, सुनील दत्त साहब की फिल्में देख लीजिए, देवानंद जी, गाइड देख लीजिए आप। तो ये एक कुछ एक कैपिटलिज्म के चलते ये जो एक अर्ली 80s, मिड 80s, ये जो 80s और 90s के दौर में, 90s में और ज्यादा वो एक हमें ऑलमोस्ट एक डीके देखते हैं फिल्मों में। ये जो कैपिटलिज्म के जरिए ये जो एक उतरा ना हमारे देश में जो होता चला गया, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा, हर चीज सोल्ड, हर चीज सेल करी जा रही है। तो हीरोइज्म भी एक आर्चीज कार्ड की तरह एक सेल है जो ज्यादातर ये सारे एक्टर्स पकड़ के चलते हैं, और उसके चलते वो करना भी नहीं चाहते। एक्सेस है, एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रणबीर कपूर है। रणबीर कपूर ने रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर भी की थी, वेकअप सीट भी की थी, जो कि बहुत छोटी फिल्म में थी, और पूरी तरीके से वो जो एक नायकी है जो प्रतिष्ठान है वो उनका उसमें नहीं होता है जी। तो फिर उन्होंने एनिमल भी की, एनिमल मैं बोलने ही वाला था। हाँ, एनिमल प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म्स दैट ही हैज डन। तो डेफिनेटली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, रणबीर इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लीडिंग मैन, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस कर रहे हैं अपने काम के साथ। बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी करते हैं काफी सारी। ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द आउटलायर्स, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द एक्सेप्शंस, जो जेन्युइनली एक्टर भी अच्छे हैं, सेंसिटिव भी हैं। कई बार आप किसी ऐसे एक्टर के पास भी चले जाते हैं जो विलिंग तो है लेकिन क्राफ्ट वाइज उतना अच्छा है ही नहीं, तो आपको मालूम है यार ये करना तो चाहता है बट कराएंगे कैसे, बिकॉज कुछ है ही नहीं। ऐसे भी कुछ मीटिंग्स या लंबे एंगेजमेंट्स हुए मेरे, जहां मैं पुल आउट कर गया हूं, बिकॉज मैं कुछ काम करने के बाद, कुछ वर्कशॉप करने के बाद मैंने देखा यार पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करवा पाऊंगा। बट coming back to Ranbir, one of the very few actors who's capable, who's handling his choices really well, interesting काम कर रहे हैं। I mean, Animal, what a fabulous film. मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो फिल्म। हालांकि I mean, इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि कैरेक्टर इतना फ्लॉड है,
और अब प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, ऑडियंसेस या पॉपुलर क्रिटिसिज्म में एक बड़ी प्रॉब्लम अब हम ये भी देख रहे हैं कि लोग कैरेक्टर को फिल्म जो कह रही है उससे कंफ्यूज कर देते हैं। अगर कैरेक्टर खराब है या कैरेक्टर फ्लॉड है तो लोग ये बोलते हैं अरे ये फिल्म इनकरेक्ट है, ये ऐसी फिल्म नहीं होनी चाहिए। बट मुझे नहीं लगता एनिमल जैसी फिल्म में कहीं पर भी डायरेक्टर उस कैरेक्टर को एंडोर्स कर रहा है और उस कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए बाय द एंड उस कैरेक्टर का दिल भी उसका खुद का नहीं है, तो उसका हश्र इतना खराब होता है फिल्म में। और वो जर्नी ही वही, एटलीस्ट मुझे तो वही दिखी कि वो जर्नी ही ऐसी है कि आप लास्ट में यू डोंट वांट टू बी दिस गाय, भगवान ना करे मैं ये बन जाऊं। तो वो एक डिफरेंस है। अ लॉट ऑफ द पॉपुलर डिस्कोर्स अराउंड एनिमल वाज दैट ये तो मिसोजिनिस्टिक फिल्म है। मुझे नहीं लगा मिसोजिनिस्टिक तब फिल्म होती जब वो कैरेक्टर सक्सीड करता उस सब को लेके, बट वो तो कंप्लीट फेलियर है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म लगी और मुझे एक्चुअली रणबीर की चॉइस वो कैरेक्टर प्ले करना जिस तरह से उन्होंने प्ले किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक फिल्म क्रिटिक ने तो बोला मैं इस फिल्म को देखूंगा ही नहीं, मैंने देखी भी नहीं, देखूंगा ही नहीं, ये तो बेकार फिल्म है। मतलब इस तरीके की भी ओपिनियन मेकिंग हुई थी। हमारे बॉलीवुड के लिरिसिस्ट वगैरह उन्होंने बोला कि ये अनदर लो है इंडियन सिनेमा का। जावेद अख्तर ने भी ऐसा बोला। ये ऐसा क्यों है कि जो लोग सिनेमा के इतने जानकार लोग वो समझ नहीं पा रहे कि इस फिल्म का नाम एनिमल है, मतलब जानवर जी, उसका कैरेक्टर जानवर है जी, जानवर कैसे बात करेगा जी, जैसे वो पोइट्री का जैसा मजाक उड़ाता है जी, और जैसे अल्फा की बात करता है तो जानवर वाली बुद्धि से ही वो बात कर रहा है जी। मीडिया की इंटेलेक्चुअल्स की तरह अंगुली दिखा के बात कर रहा है। ये क्यों नहीं समझ पाया बड़ा वर्क? अब ये मेरे हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज हर इंसान अब जिस मोड़ पे होता है अपने जीवन पे, जहां से आ रहा होता है उसकी व्यूइंग फिल्म को लेके उस पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो कभी कभी ऐसी भी कुछ फिल्में हैं जो मैंने पहली बार देखी मुझे पसंद नहीं आई, दूसरी बार देखी मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन 15 साल बाद तीसरी बार देखी तो मुझे समझ में आई। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आई डोंट थिंक कोई फिल्म मेकर एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि हर एक को मेरी फिल्म समझ आनी चाहिए। नहीं, वो बस अपनी इंटेंशन से अपने पूरे विवेक से जो वो कहना चाह रहा है इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, इन अ ह्यूमन एम्पैथेटिक वे, वो कह सकता है। उसके बाद किसी को वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो उसके हाथ में नहीं है। मेरे हिसाब से वो उसको इंतजार करना पड़ेगा। दो लोगों को समझ आएगी या 5 को या 10 को, कई बार 20,000 को, 20 मिलियन को, जितना भी वो आपके हाथ में नहीं है। इसमें जैसे अभी कांतारा रिलीज हुई है, आपने कांतारा अगर पहली देखी हो, ट्रेलर देखा हो, तो ऋषभ शेट्टी की वो फिल्म भी एक स्मॉल सी फिल्म थी जिसको उन्होंने कन्नड़ा ऑडियंस के लिए ही बनाया था, फिर वो बड़ी हुई। अब उन्होंने इसमें भी, जैसे आप ये कहते हो कि अगर मैं ऐसा फिल्म मेकर हूँ जो अगर कॉन्वर्जेशन में कुछ नया ऐड नहीं कर सकता तो फिर मैं फिल्म नहीं बनाना चाहूँगा, या वैसा फिल्म मेकर मैं कहलाना नहीं चाहूँगा। तो वो फिल्म भी थी, हालांकि उसकी एक सर्टन आइडियोलॉजी है और एक सर्टन स्टोरी टेलिंग है, जैसे दंत कथा या माइथोलॉजी उसका जॉनरा है। तो आपने अगर उसके विजुअल्स देखे हो तो आपको कैसा लगा, कैसी फिल्म लगी, और उस तरीके की सिनेमा पे आपका क्या इंटरेस्ट रहता है? मैंने ऑनेस्टली ना तो अभी वाली देखी है ना पहली देखी है, तो मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता फिल्म पे। बट मुझे बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ट्रेलर जितना मैंने देखा है और जितनी इमेजेस देखी है, मुझे थोड़ी सी इमेजेस टिटिलेटरी लगती हैं मुझे उसकी इमेजेस। बट अगेन ये बहुत लिमिटेड रिएक्शन है बिकॉज फिल्म देख के शायद उस पर रिएक्ट करना चाहिए। सो मे बी इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू कॉमेंट राइट नाउ। बट इमेजेस थोड़ी सी, या तो मैं जिस तरह से सिनेमा को देखता हूँ उससे शायद थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इतना ही लिमिटेड ही रिएक्ट कर सकता हूँ उसको लेके। शाहरुख की करियर चॉइसेस भी इंटरेस्टिंग रही। जैसे फैन उन्होंने ट्राई की थी, फैन में उन्होंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया लेकिन वो फिल्म चली नहीं। और करियर के शुरू में तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, आमिर ने भी किया था, उन्होंने भी किया था, आमिर ने राख और पता नहीं क्या क्या फिल्में की थी। तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब ये लोग भी जैसे मनोज इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने देखा भी ये कनू बहल है, इसने ये बनाई है, यार मैं क्यों नहीं हो सकता उसकी स्टोरी के अंदर। तो इन आमिर और शाहरुख जैसे एक्टर्स को भी मैंने पहले पाया है कि उन्होंने देखा है कि यार ये डायरेक्टर के साथ मैं करूँ। तो क्या अगर कभी बना सीन कि वो आपके साथ काम करना चाहें या ओपन हो अपना आप को सबमिट करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी होगी? मुझे नहीं लगता ये सीन कभी बनेगा बिकॉज वो ये सब लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं वो अपने आप को एज ब्रांड्स ही देखते हैं फर्स्ट, एक्टर वो बाद में है।
आई ह्यूजली रिस्पेक्ट अ सर्टेन फेज इन आमिर्स करियर जहां वो बहुत अच्छी फिल्में कर रहे थे, एक नहीं प्रॉब्ली 20 अच्छी फिल्में करी हैं, बट वो फेज मुझे ऑफ लेट अब दिखना बंद हो गया। मुझे नहीं लगता अब वो रियली पिछला कुछ काम अगर पिछले कुछ सालों का देखे वो पुश कर रहे हैं अपने आप को एनीमोर। तो चॉइसेस थोड़ी सी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। शाहरुख विद इन द कमर्शियल रेल्म रह के जो उन्होंने कुछ काम किया है वो इंटरेस्टिंग है, बट at the end of the day, his own gaze towards his own work, again I say this as an outsider, I've just only met him once, but his own gaze towards his work is at the end of the day to be there is a necessity to be portrayed slightly heroically, which is a problem. तो मुझे नहीं लगता ये कभी होगा, ये मेल कभी होने वाला नहीं है, and I'm fine with it because मुझे उस तरह की फिल्मों में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो एक्चुअली सच पूछे तो वो मेरे हिसाब से वो फिल्में हैं ही नहीं। राजकुमार राव कैसे एक्टर लगते हैं आपको? LSD आपने लिखी थी जी। दिवाकर बैनर्जी के साथ, और उसमें राजकुमार राव ऑलमोस्ट वो पहला उनका सीन था। जी। उनको आपने फॉलो किया, कैसे लगते हैं आपको? उनकी एक्टिंग कैसी है? I mean, there is no doubt that he is one of the most interesting actors that we have out there today. मेरा तो राज के साथ एक्चुअली बहुत लंबा अरसा गुजरा। LSD में वर्कशॉप मैं और अतुल साथ में ही डिज़ाइन कर रहे थे, तो राज को तो वहाँ से देखा है उभरते हुए, एंड मैनी इंटरेस्टिंग फिल्म्स दैट ही हैज़ डन सिंस देन। मे बी ऑफ लेट कुछ चॉइसेस पर्सनली, बिकॉज मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त भी है, हम लोग जानते हैं पर्सनली एक दूसरे को टू एन एक्सटेंट, तो मेरे लिए ऑफ लेट थोड़ी चॉइसेस डिसअपॉइंटिंग हैं शायद in respect of the kind of films that he is choosing to do, but I guess he's on a journey, he's on a journey of his own. ऋतिक रोशन कैसे लगते हैं आपको? उन्होंने भी जैसे लक्ष्य में सबमिट किया था अपने आप को, जी। काफी बदला भी था, हालांकि फिल्म अलग फ्लेवर की फिल्म थी, आपको जी। पसंद आया ना है, पर ये इसमें कोई डाउट नहीं कि वो सबमिट तो करते हैं और ओपन भी है, मतलब उनका ब्रांड है, स्टारडम है, लेकिन मतलब ये एक बहुत सीधी सी कहने की बात है कि एक एक्टर होता है ना, वो चारों तरफ से बौखलाया सा होता है, उसको पैसा भी चाहिए, फिल्म को 400 करोड़ भी कमाना है, उसको नेशनल अवार्ड भी चाहिए, फिर उसको कोई कनू बहल भी चाहिए, उसको कैन में जाके स्टैंडिंग ओवेशन दिलवा दे, वहाँ वो रेड कारपेट पे चले, अदरवाइज वो ब्रांड्स को लेके जाएगा, लॉरियल वगैरह को लेके जाएगा, जी। करेगा। तो एक एक्टर चाहता सब कुछ है, तो पॉसिबिलिटी तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है आप एक दो फिल्म्स ऐसी आपकी निकल जाएं कि वो, और उस समय उनको इतनी रिक्वायरमेंट होगा आए कि भाई प्लीज राहुल रॉय अगर आपकी फिल्म के पार्ट हो सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं। हाँ, वो यूजुअली एक स्पेसिफिक फेज होता है जहां तक मेरी समझ है। अगेन आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, वो अब ये मैं स्पेसिफिकली बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलूं, हर बॉलीवुड स्टार के करियर में एक स्पेसिफिक फेज हो सकता है जब कुछ नहीं और हो रहा और वो बिल्कुल एम्बिट से बाहर हैं, तब उन्हें कुछ जरूरत है तो शायद वो एक पंट ले लें आपके साथ, ऐसा वैसा कुछ करने का, बट यूजुअली नहीं है, बिकॉज वो लोग अगेन इतने रमे हुए हैं बिजनेस में और नंबर्स में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉम्बे जैसे शहर में इसको एज अ बिजनेस ही ट्रीट किया जाता है, आर्ट फॉर्म नहीं है ये। वहां पे ज्यादातर लोग इसको आर्ट फॉर्म की तरह नहीं कंसिडर करते हैं, और उनके लिए फिल्मों का मायना इससे अलग हटके और कुछ है भी नहीं। तो वो उनके सामने इतना पास सामने नंबर्स और बॉक्स ऑफिस और लास्ट परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस, ये जो एक ममास ट्रुथ्स है ना उस शहर में, कुछ ऐसे मुहावरे हैं, कुछ ऐसी लाइनें घूमती हैं कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट बॉक्स ऑफिस। ये एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, लास्ट फिल्म नहीं, लास्ट बॉक्स ऑफिस, लास्ट नंबर, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। तो फिर हम बेनेगल के लिए भी बोल सकते हैं कि उनकी बहुत सारी फिल्में या बहुत सारे पहले ऐसा कहा जाता नीलानी के लिए व्हाटएवर, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट बॉक्स ऑफिस। इस तरह के बहुत सारे मुहावरे घूमते हैं उस शहर में। तो वो इतने ज्यादा इन्हीं एक अपने आइवरी टावर, आइवरी पैलेस में है कि वो उसी चश्मे को पहन के सब कुछ को देखते हैं। जी, ये जैसे ये जो 2-2 हज़ार करोड़ फिल्में कमा लेती है, तो कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर उस पर प्रेशर बढ़ता चला जाता है कि यार अब मैं ओरिजिनली सिनेमा जिस चीज़ के लिए बनाया जाता था कि आप एक क्राफ्ट
अपने क्राफ्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो और आप इनवाइट करो देखने के लिए, उसमें नंबर्स नहीं होते थे। ये तो गजेंद्र सिंपल है ना, ये तो बकवास है। आप मेरी फिल्म को दे दो 5,000 स्क्रीन, मैं आपको कमा के दिखा देता हूं 500 करोड़, क्या मुश्किल है? अगर एक इंडिपेंडेंट फिल्म रिलीज ही 100 स्क्रीन पे होगी तो आप उससे कैसे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? द नंबर्स कनेक्टेड टू एनी फिल्म आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग गेम है। आप दे दीजिए 2,000 स्क्रीन और भाई बेसिकली आप कमर्शियल फिल्म कोई भी 1,000 करोड़ कैसे अर्न कर रही है, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑडियंस के पास, जिस फ्राइडे को वो रिलीज होती है 5,000 स्क्रीन है और वही फिल्म है देखने को, तो फिर बॉक्स ऑफिस तो होगा ही। तो ये तो बिल्कुल अबसर्ड चीज मुझे लगती है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स पे ऑब्वियसली प्रेशर है, उसका प्रेशर आता ही है। आई डोंट थिंक माहौल इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए इजी हो रहा है, बट अगेन वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, वो एक लार्जर इशू है, वो एक सोशल इशू है, एक पॉलिटिकल इशू है, कल्चरल इशू है। उसकी 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 रूट्स बहुत बड़े कॉन्वर्सेशन में पड़ी हुई हैं। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हम आज इस माहौल में रहते हैं जहां पर हमारे पास स्पेसेस कितनी है। आप अपने घर से बाहर निकल के क्या किसी कवि सम्मेलन में जा सकते हैं, क्या किसी पेंटिंग एग्जीबिशन को देखने जा सकते हैं, कुछ क्लासिकल म्यूजिक सुनने जा सकते हैं? किस शहर में ऐसा हो रहा है? ठीक है, थोड़े बहुत 1-2 मेट्रो छोड़ दीजिए, उसको लेके उसके बाहर स्पेसेस कितनी है, कल्चरल स्पेसेस कितनी है? वो कल्चर जो ऑब्सेस्ड है नंबर से और बॉक्स ऑफिस से और 1,000 करोड़ से और 2,000 करोड़ से, ये सारे पैसे उठा के कहाँ ले जाएंगे हम एट द एंड ऑफ द डे? सही बात। साथ लेके जाओगे तो प्री ऑक्यूपेशन ही जब गलत है, प्री ऑक्यूपेशन दिख रही है कि एक तरफ जा रही है, और उसके चलते हम बाकी सब कुछ जो सामने नॉन एसेंशियल लगता है, मतलब आर्ट्स शुरू में आगे से देख के नॉन एसेंशियल लगते हैं आपको कि उनकी जरूरत नहीं है, एक्चुअली आर्ट्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज all the arts are the first ones to warn us in case there is a problem that is coming, है ना? वो जो किसी भी शिप पे जो चूहे होते हैं जो सबसे पहले भागते हैं, वो आर्टिस्ट ही होते हैं, वही आपको बताते हैं कि ये डूबने वाला है मामला। तो that whole obsession that we are seeing, it is a larger, much larger issue, जिसका हम बिकॉज सिनेमा थोड़ा सा कमर्शियल आर्ट फॉर्म है और वो न्यूज में रहता है, वो हम देखते हैं, बट हर आर्ट फॉर्म में इस चीज का असर अब हम देख रहे हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट फिल्मों को लेके ये प्रॉब्लम नहीं है। आगरा का दर्शक कौन है आपके हिसाब से? कौन है जिसको आगरा देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से हर आम आदमी है, सड़क पे जो फ्रूट बेच रहा है, या जो रिक्शा चला रहा है, या ऑटो रिक्शा चला रहा है, या रोज सुबह 9 बजे एमसीडी के ऑफिस में जाता है और शाम को 5 बजे घर आने वाला आदमी है। हर आम आदमी है, बिकॉज आम आदमी की कहानी है, इंटेलेक्चुअल फिल्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिल्म कुछ ऐसा ही बोल रही है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल फिल्म है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा, मैं ये बोलूंगा, ये फिल्म इतनी ज्यादा आम चीजों के बारे में बात करती है कि आई हैव अ डीप फेथ कि ये आम आदमी देखेगा तो बोलेगा ये तो मेरी कहानी है यार, ये तो मेरे साथ हो रहा है या हो रहा था। आई मीन मैं और आप कितने लोगों को जानते हैं जो एक ही घर में अपनी वाइफ और एक मिस्ट्रेस के साथ रहते हैं। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे मोहल्ले में ही 4 घर ऐसे थे जहां ये चल रहा था, राइट? और आज भी चलता है, ये बहुत कॉमन चीज है। तो उस तरह उस चीज को लेके एक छोटे से घर में जहां जगह नहीं है, कुछ भी करने की जगह नहीं है, वहां 2 औरतें हैं, एक ही आदमी की 2 औरतें हैं, वहीं बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये कितना आम है। मैं और आप अभी बात करें, आई एम श्योर आप बता दोगे आसपास, आप जानते हो। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, हमारे आसपास हो रहा है, चल रहा है। तो आई हैव अ डीप फेथ कि ये हम सबकी कहानी है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ पे वो घर बनाने के लिए जाते हैं तीनों लोग, और फिर वो उनकी जो बार्गेनिंग चलती है भाव कम करवाने की, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था आपकी फिल्म में वो होगा। वो मोस्ट इंटरेस्टिंग और एक्सेसिबल सीन्स में से है, जो ये कह देगा ना यार ये फिल्में टफ होती हैं आपकी। और लास्ट में क्लाइमैक्स में भी जो हीरो के साथ होता है वो भी बड़ा रिलीफ देने वाला, और कहते हैं ना कि मोस्ट एक्सेसिबल सीन्स में से है। ये एक चीज़ मैंने ये देखी कि जैसे आपके बारे में जब पूछा जाता ना कि कन्नू बैल कौन, तो मैंने कहा वो तितली बनाए जिन्होंने, तो तितली बहुत सारे लोगों ने देखी। और दूसरा उसमें इस चीज़ को बहुत एडमायर किया कि जो एक पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली होती है, जो आर डी लैंग ने लिखा था नॉवल जी, कि
हम लोगों का आमतौर पर हम अपने फादर्स को रेजिस्ट करते हैं कि मेरे पिताजी तो भाई चीज़ें बहुत ख़राब हैं, लेकिन फिर हम ये पाते हैं कि हम भी अपने पिता बनते चले जाते हैं जी। वो क्यों बनते चले जाते हैं, इसका जो एक बड़ा नॉवल है, उपन्यास जो है वो तितली है एक सेंस में, जो सर्कुलैरिटी की बात करती है कि जो आपने जो देखा है कहीं कहीं उसको चक्र में आप अपने बच्चों के साथ करोगे, फिर वो अपने बच्चों के साथ करेंगे। इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा को इस फिल्म की ये बहुत बड़ी देन है, मतलब ये किसी ने इस तरीके से नहीं दिखाया था। सिंपल सी फिल्म, इंटरेस्टिंग इंगेजिंग फिल्म है, कार जैकर्स की फैमिली है, आपको मज़ा आता है देखते हो, रणवीर शौरी है और है 2-3 भाई हैं। तो ये मेरे को इसमें भी थोड़ा नज़र आता है, आगरा में भी नज़र आता है। स्पेसेस की बात आप कर रहे हो, वो आपकी सारी ही फिल्मों में नज़र आता है। एक मेल सेक्सुअलिटी में जो समस्याएं और जो जटिलताएं हैं वो आप तीनों ही फिल्मों में नज़र आती हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, सर्कुलैरिटी, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना आपके एक्सप्रेशन में कि यार ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि ये जर्नी के थ्रू ही आया था, जब आप बनाने निकले थे तब कुछ और बनाना चाहते थे, वो क्या है। और दूसरा जो स्पेसेस की बात है, आगरा में मैं एक सीन में देखता हूँ कि एक लड़का है जिसकी माँ और वो नीचे रहते हैं, ऊपर उसका फादर और उसकी गर्लफ्रेंड रहते हैं, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ला के कमरा बनाना चाहता है। ये पूरी कहानी है। और इसके अंदर फिर ये होता है कि वो जैसे उस घर में कैद है, उसको जगह नहीं, वैसी एक पिंजरा है जिसके अंदर एक गिलहरी है, वो कैद है। तो वो बड़ा अच्छा सा रूपक है। तो सर्कुलैरिटी, पॉलिटिकल फैमिली, मेल सेक्सुअलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं और स्पेसेस की दिक्कतें हमारे शहरों में, मतलब इसमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो गई है, तो आपने कहा भी कि चाइना के पास स्पेस है, हमारे पास तो स्पेस भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है जी। इस पे आप बताइए कुछ। तो मेरा अटेम्प्ट शुरू से यही रहा है, मैं कोई भी फिल्म बनाऊं, मैं शुरू हमेशा अपने आप से ही करता हूं। मुझे क्या फील हो रहा है, या मुझे अपने अंदर क्या खामी नज़र आ रही है, मुझे क्या बॉदर कर रहा है, क्या मैं अपने आप से किस बारे में बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो तितली की जर्नी पूरी फिल्म की वही थी कि मैं खुद एक तरह से इतना ज़्यादा एक वॉर्टेक्स में फंस गया था कि मैं उससे अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मेरा अपने फादर के साथ रिलेशनशिप थोड़ा मुश्किल रहा था, और उसके चलते मेरा रिलेशनशिप मेरे आसपास वालों से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और मेरे अंदर खुद मुझे कुछ वायलेंस दिखाई देने लगी। और मैंने अपने आप से, जब सब उसके चलते बहुत कुछ टूटा बिखरा, मैंने अपने आप से बात करनी शुरू करी कि यार ये कैसे हो गया, मैं तो वहां से भाग रहा था और ये मेरे अंदर ही आ गया, ये कैसे हुआ, मैं तो ये चाहता नहीं था कभी। तो तितली की जर्नी वहीं से शुरू हुई। मैं उस फिल्म के थ्रू अपने आप को, या उस फिल्म को लिखने के थ्रू, बनाते हुए नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता बनाते हुए आप अपने आप को समझ सकते हो, वो समझने का काम लिखाई तक सीमित होता है। तो उसको लिखते हुए मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अपने लिए कुछ जवाब ढूंढ रहा था कि कैसे हुआ। उसके चलते फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी, फिर मैं लिख के जब मुझे लगा कि हाँ ये हो गई है तैयार, तो मैं कमल सर के पास चला गया, कमल स्वरूप। उनको मैं दिखाता हूँ जो भी लिखता हूँ, तो उन्होंने बोला यार ये तो तू किताब पढ़ी है तूने? मैं बोला कौन सी? तो बोले R.D. लैंग, पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली। मैं बोला नहीं। तो बोले पढ़। तो पढ़ी, तो मैंने बोला यार मैं बेकार में 1.5 साल ये लिख रहा था, ये तो किसी ने पहले ही कोई किताब लिख के गया हो, ये तो वही है जो मैं कर रहा हूँ। तो वो फिर पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली उसकी बाइबल बन गई। फिर मेरे को ये हुआ कि समझाना नहीं पड़ा किसी को, मैं हर एक को पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली पकड़ा देता था, क्योंकि वो 20-25 पन्ने की छोटी सी किताब थी। मैं बोलता था ये रही स्क्रिप्ट और ये पढ़ लो, ये इसके बारे में है। तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कोइंसिडेंस बन गया कि वो किताब हमें मिल गई। आगरा और डिस्पैच के साथ भी सेम था। आगरा के साथ आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिजायर, मेरा अपना सेक्सुअल रिप्रेशन। मुझे ग्रोइंग अप एज अ यंग टीन एंड इवन टिल 24-25 साल की उम्र तक मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, या मैं बात नहीं कर पाता था ऑपोजिट सेक्स से इतना ज़्यादा जाके। और मैं कुछ अपने दिनों को याद कर रहा था, घर छोटा था, अपने लिए स्पेस नहीं मिलती थी, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, अपनी प्रेजेंट फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके चलते मैंने बोला यार ये तो पिक्चर डिज़ायर के बारे में है। हम सबका डिज़ायर होता है, और कैसे मेरे हिसाब से एक्चुअली फिल्म मैं थोड़ा और इसको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि
ये डिजायर स्पेशली मेल सेक्सुअलिटी की गेज से अगर आप देखो, ये हम सब में होता है और ज्यादातर ये डिजायर अंदर ही रह जाता है, ये रिजॉल्व नहीं होता कभी। ये जाके कहीं शादी में खत्म होता है और शादी में खत्म होके एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप से जुड़ जाता है, लेकिन वो जो एक शायद पॉलीगैमस सा एक डिजायर है, जो मैं नहीं बोल रहा फीमेल्स में नहीं होता है, फेमिनिन इम्पल्स नहीं है, बट मेल इम्पल्स डेफिनेटली शायद थोड़ी सी ज्यादा है। ये एक पॉलीगैमसी या कॉन्स्टेंटली एक अर्ज से डील करना, वो वहीं रिप्रेस होके वहीं रह जाता है और वो फिर अंदर ही अंदर सीक्रेट दरवाजों में प्ले करता रहता है। और मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत हिपोक्रेसी भी फील होती थी अपने अंदर भी, इस बारे में ना बात कर पाने में, और आसपास भी जितने मैंने लोगों को देखा था मैरिजेस से डील करते हुए। तो ये इंटरेस्टिंग डाइकोटमी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये एक्सप्लोर करना कि ये एक लड़का जो ये सब करना शुरू होता है, वो बैटल तो लड़ रहा है, वो अपने घर में देख रहा है कि बाप दो औरतों के साथ है और उसका भी डिजायर जग रहा है और वो अपने डिजायर से बैटल कर रहा है। करते 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 कैसे वो हार जाता है, घर तो बन जाता है, और हम सब यूजुअली उसी जर्नी पे होते हैं कि घर तो बन जाता है, बट घर बनाने की और वो सब एक साथ लाने की कॉस्ट क्या है, जो पर्सनल बहुत ही ह्यूमन एक बहुत ही सीक्रेट कॉस्ट है, उसको भी मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो सो दैट एक्ट ऑफ मेकिंग द हाउस जो आप बोल रहे हो टुवर्ड्स द एंड, वो एक तरह से देखे तो हाँ शायद हैप्पी है, बट उसमें एक बहुत डीप आयरनी भी है अपने आप को लेके। और उसके बाद के जो 2 सीन है वो उस आयरनी को, मैं अभी बोलना नहीं चाहता, बट वो उस आयरनी को नेल करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वो जो डिजायर इनिशियल इम्पल्स था वो रिजॉल्व नहीं होता है फुली। और मुझे लगता है ये बहुत ही ह्यूमन चीज है कि हम सब इस डायकोटमी से ऑलमोस्ट पूरी लाइव्स डील करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन भी है मैरिज का जिसमें हम सब बिलीव करते हैं, व्हाटएवर, जो हमें एक स्ट्रक्चर में खदेड़ता है, और उसके साथ साथ हमारी और इम्पल्सेस भी हैं जिनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये मैं आगरा के थ्रू थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहा था। डिस्पैच अगेन इज वेरी पर्सनल इन मेनी वेज फॉर मी, बिकॉज मैं अपने आप से ये पूछ रहा था डिस्पैच बनाते हुए कि यार मेरे आसपास अगर इतना सब हो रहा है जो मुझे गलत लग रहा है, तो मैं उसके बारे में बात क्यों नहीं करता हूं? Why am I not talking about it? और why are other people around me not talking about it so much? तो मेरे लिए मेरा कनेक्शन डिस्पैच से यही था कि यार एक तरह की कायरता ही है। और ये जो हीरोइज्म की भी बात कर रहे हैं हम, बॉलीवुड वाला जो हीरोइज्म है, उसके चलते भी मैं मतलब माय ओन, I always like to have a secret sort of 5-6 word line for myself for every film. तो वो लाइन डिस्पैच के लिए मेरी यही थी कि हीरोज आर बॉर्न आउट ऑफ लैक। कि आप हीरो कब बनने की कोशिश करते हो? जब आपके पास कुछ नहीं है, तब आप वो हीरोइज्म में निकलते हो कुछ पाने के लिए। आपको कुछ बनना है, और वो बनने की ग्रीड ही तो आपको मलाइन कर देती है। वही मामला खत्म हो गया, क्योंकि आप कुछ करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कुछ करने के लिए कुछ कर रहे हो। तो थ्रू डिस्पैच आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस मैन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक जर्नलिस्ट है, लेकिन इन दोनों का मेल है, बिकॉज जर्नलिज्म इन सो मेनी वेज इज ऑल्सो अबाउट सेइंग इट एज इट इज। सच का काम होता है, आप बोल रहे हो जो आपको लगता है। तो वो दोनों ह्यूमन और जर्नलिज्म का मिला के उस तरह से मैं, बट वो भी मेरे लिए एक बहुत ही पर्सनल इम्पल्स थी जहां से मैं आ रहा था। क्योंकि मैं अपने आप से पूछा था बनाते हुए कि मैं फिल्में क्यों बनाना चाहता हूं? क्या मैं फिल्में सिर्फ फिल्म बनाने के लिए बना रहा हूं, या मुझे कुछ चाहिए पर्सनल लेवल पे? सो यू ऑलवेज ट्राई टू dig and try to do something very personal with each piece of work that you're doing. डिस्पैच में ये बड़ा जो एक आधुनिक कायरता की आपने बात की, मॉडर्न कावर्डिस की बात की है, जो समाज में चारों तरफ ही हमको नजर आती है कि ये कायरता भर गई, आदमी कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ रहा है। और एक बात मुझे याद है आपसे बात करते हुए, आपने ही ये लाइन बोली थी कि आपने बोला था कि लास्ट में जो हीरो है वो कुत्ते की मौत मरता है। तो इवन मेरे लिए वो बोल पड़ा बड़ा टफ था कि क्या मैं करेक्टली इसको रीड करूँ। इवेंचुअली आपने उस पर मोहर भी लगाई। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपका उस पर टेक था। एक सर्कुलैरिटी का जो एस्पेक्ट है ना, वो मुझे आगरा के एक सीन में बड़ा अच्छा लगा। वो तितली में तो है ही, जैसे हम देखते हैं कि एक तो जो माँ और बेटे के जो कॉन्फ्रंटेशन के सीन है वो बहुत अनकंफर्टेबल करने वाले हैं। मतलब आप उसको देखते हो तो एक बार के लिए आप बोलते हो कि क्या मैं ये देख रहा हूँ,
क्या ये एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं? उसमें एक सीन होता है जब माँ अपनी बात कहलवाने के लिए अपने ऊपर तेल गिरा लेती है कि मैं जला लूंगी, और सडनली जैसे ही वो उसका एक्ट पूरा होता है देखते हैं कि बेटा आदमी फिनाइल की बोतल लेके खड़ा है कि मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे को ये चाहिए, नहीं तो मैं इसको पी जाऊंगा। तो ये जो है ना कि भाई यही देखा है तो यही सीखा है उसने जी। इसी को वो कर रहा है। तो सर्कुलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में कब इतना रच बस गया कि यार ये चीज़ हमारी समाज की रियलिटी है जिसको फिल्म में नहीं है, पर मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अपनी जर्नी में पा रहा हूँ कि यार अपनी रियल लाइफ में भी मैंने देखा है और जो लिटरेचर पढ़ा है उससे भी पाया है, और मेरे एक्सप्रेशन में ये आता है, मैं इसको रखना चाहता हूँ ऐसे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये सर्कुलैरिटी वाली बात मेरे को फुल्ली प्रोसेस होके समझ आई जब मैंने आर.डी. लैंग पढ़ा, पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, स्क्रिप्ट लिखने के बाद। तब मेरे को इस तरह से समझ आ गया कि सब क्लियर हो गया फुली। लेकिन उससे पहले आई थिंक मुझे ये बात समझ में आ गई थी, इतनी क्लैरिटी से नहीं बट समझ में आ गई थी। उसका सबसे बड़ा हुक था, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पर्सनल चीज़ है वो। पहली बार मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, और वो फिल्म में है एक्चुअली, तितली में वो, मैं एक दिन ब्रश कर रहा था और मेरे फादर का ब्रश करने का स्टाइल बहुत पेक्यूलियर था। आपने तितली, हम सब ने तितली देखी है, तो वो जिस तरह से वो आवाजें निकालते हैं। तो एक दिन मैं 25-26 साल का हूँगा मेरे ख्याल से, अराउंड दैट टाइम, मैं ब्रश कर रहा था और मैंने देखा कि मैं वैसी ही आवाजें निकाल रहा हूँ जैसे वो निकालते थे। पर मैंने देखा कि जब मेरे मुंह में ब्रश जा रहा है तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है वो आवाज निकालने की। मतलब आई कैन ब्रश कंफर्टेबली विदाउट क्या बोलेंगे उस आवाज को, विदाउट दैट वॉमिट वाला साउंड ऑलमोस्ट। बट मैं तब भी वो निकाल रहा था वो साउंड बिना उसकी जरूरत के। तो एकदम से मेरे को ये हिट हुआ कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मेरे को फील तो नहीं हो रहा, पर मैं कर क्यों रहा हूं फिर ये। और फिर मैंने 3-4 दिन नॉर्मल ब्रश किया, वो आवाज निकाले, लेकिन 5वें दिन फिर मैंने देखा मैं फिर वही कर रहा हूं। तो आई थिंक उस पॉइंट पे मेरे को पहली बार ये मेरे दिमाग में कुछ एक खटका कि यार ये कुछ और चल रहा है यहाँ पर, कुछ और इमेज। आई डोंट इवन नो मैं इमेज वर्ड तब जोड़ पाया था इससे, बट मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आई कि यार कुछ और हो रहा है मेरे साथ जो फुली मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो आई थिंक वो मेरी पहली बार मेरे को कुछ एक, और फिर कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ और ऐसे इंसिडेंट्स होते चले गए जो एक कभी इमेज रह जाती है आपके दिमाग में, तो वो एक छूटता है और वो एक क्लू सा मिलता है और फिर धीरे धीरे वो क्लूज जुड़ते हैं। बट आर्टिकुलेशन फुल बाद में आर.डी. लैंग पढ़ के क्लियर आर्टिकुलेशन हुआ, बट उससे पहले जुड़ता तो जा रहा था। बिकॉज एज आई सेड, आर.डी. लैंग पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट बदली, स्क्रिप्ट ऑलरेडी थी वो, क्योंकि स्क्रिप्ट की भी बहुत सारे एंडिंग्स हम कर चुके थे अलग अलग, जो उतनी अच्छी नहीं भी थी। मैं आपको बताऊं, अलग अलग वर्जन थे। एक वर्जन था जिसमें तितली उसकी खूब पिटाई करता है विक्रम की और मार के भाग जाता है एक्चुअली, बट हर वर्जन करके शरत और मैं बोल रहे थे नहीं यार ये अच्छा नहीं है, कुछ ये तो कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, कुछ और। तो फाइनल वर्जन जो था इवेंचुअली फिल्म में वो हम लिख चुके थे, तो वी हैड दैट अंडरस्टैंडिंग, वी प्रॉब्ली डिडंट हैव द आर्टिकुलेशन। एक आप बात बताइए, कैन में फिल्म को ले जाने का राज क्या है? मतलब आप बताइए, बहुत सारे फिल्म मेकर सुनना चाहेंगे कि अपनी फिल्मों को कैन में कैसे भेजें और कैसे उन लोगों को नोटिस में लाएं और वहाँ प्रीमियर कर सकें, क्योंकि आपकी तितली और आगरा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिले, वहाँ प्रीमियर हुई, पाम दौर में सेलेक्ट हुई थी तितली सर्टन रिगार्ड में भी। तो क्या आपने क्या पाया इस पूरे प्रोसेस में, कैसे, कोई राज क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है। देखिए राज यही है कि अभी क्या है ना, लोगों को लगता है कि आपने पिक्चर बना दी और वो कान चली गई, बट सच ये है कि अगर आप देखें तो तितली बनाने में मुझे एटलीस्ट 32 साल लगे, क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था तो मैं 32 साल का था, तो वो पूरे 32 साल उस फिल्म में थे। आगरा बनाने में मुझे एटलीस्ट 9 साल लगे। तो अब आप कोई अगर राज चाहते हैं तो एक्चुअली राज यही है, इसके परे और कोई राज नहीं है। लोगों को ये नहीं दिखता कि क्या गया होगा उसको बनाने, एक्चुअली राज यही है। द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज, अगर फिल्म सच्ची होगी और अगर फिल्म
में मेहनत से, डेप्थ से, सोच के इन लाइफ को रिफ्लेक्ट किया गया होगा इन ऑल इट्स 3Dनेस। सिर्फ आपके पर्पस, बाय आपके आई मीन किसी एक फिल्म मेकर के पर्पस के लिए नहीं, कि आपने कहानी डिसाइड कर ली और उसको लिख दिया। अगर आप वाकई ही किसी एक फिल्म को खोजने में इंटरेस्टेड हो, उसको करते करते, तो वो बाकी सब अपने आप उसके साथ आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप कितने क्यूरियस हैं जो आप कर रहे हैं उसको लेके। ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है कि अब मैं ये कर रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू बी क्यूरियस एंड यू जस्ट हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग। एंड मतलब मुझे तो यही सीक्रेट, अगर कोई सीक्रेट सॉस है तो यही समझ में आता है, क्योंकि आसान तो नहीं है। एज आई सेड 32 साल और 9 साल, तो दैट्स इट। मान लीजिए जिन्होंने अपनी फिल्म्स बना रखी हैं, उनके लिए डूज एंड डोंट्स अगर आप कुछ बता सकें कि भाई मैंने ये ध्यान रखा कि ये गलती ना करो, और आप ऑनेस्टली अपनी भेजो, आपके चांसेस हैं। खर्चा कितना लगता है ये भी बताइए। आम आदमी को नहीं आइडिया है कि कितना कितना आपको सीडी बना के क्या भेजना होता है। खर्चा तो कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं मतलब थोड़ा है, थोड़ा बहुत। उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो आप मुझे एग्जैक्टली पता नहीं अभी कितना, कुछ 50-60 यूरो, कुछ ऐसा, बहुत बहुत कम है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप अप्लाई कीजिए, वो सब फिल्में देखते हैं। ये मैं पर्सनली, मुझे मालूम है अभी, क्योंकि क्या होता है कि आप, जैसे मेरी पहली फिल्म थी तितली, वो तो अब आपको मैं एक्चुअली कहानी बताऊं तो वो यही थी, सिंपल था कि मैं फिल्म बाजार में था। हाँ। फिल्म बाजार में व्यूइंग रूम में मेरी फिल्म दिखा रहे थे। वो पहली बार व्यूइंग रूम था उस साल, उससे पहले शायद नहीं होता था, तो वो फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ कर रहे थे। और व्यूइंग रूम में अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ एक हवा सी फैल गई। एक दिन पहले मैंने ये सुनना शुरू किया कि लोग बोल रहे हैं तुम्हारी फिल्म देखने वाली है इस बार। अब ये मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी वेल नोन इन द सर्किट तब। अगले दिन सुबह 9 बजे व्यूइंग रूम खुला, तो हमें किसी ने बताया कि कान वाले लोग तुम्हारी पिक्चर देख रहे हैं। तो उस समय क्या होता था, आप व्यूइंग रूम में जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। जब मैं 1-2 साल पहले गया था तो मुझे जाने नहीं दिया। अब ये कब हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, अब रूल बदल गया है। पर उस समय जा सकते थे। तो मैं और मेरी एडिटर, हम लोग एडिटिंग लैब में सिलेक्ट हुए थे वहाँ। तो हमने बोला, मैं तो जा ही नहीं रहा था, घबरा रहा था। तो मेरी एडिटर ने बोला नहीं नहीं, चलते हैं, देखते हैं कि वो किस पॉइंट पे रोकेंगे तुम्हारी फिल्म, पता चल जाएगा कि ये पहला बोरिंग पॉइंट है। तो ये मान के जब उसने बोला तो मैं चला गया। तो हम लोग गए, आधा घंटा हम देखते रहे, फिल्म चलती रही। फिर हम ही बोर होके बाहर आ गए, उन्होंने नहीं रोकी। फिर गए तो देखा उन्होंने तीनों सेक्शंस ने एंड तक देखी। तो ये हम तो यही खुश होके कि हमारी रोकी नहीं फिल्म, और तब लंबी थी, 2 घंटे 40 मिनट का कट था, फाइनल कट भी नहीं था। हम ये खुश होके बाहर आके अपना मस्ती वस्ती कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारी पूरी पिक्चर देखिए। इतने में ही फोन आ गया कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो इट वाज लाइक दैट, दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ कि आपकी फिल्म देखी है, आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप लॉबी में आ जाइए। ऊपर लॉबी में गया तो वहां जाके बोला आपकी फिल्म ले रहे हैं। मैंने बोला आप सर, आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसे ले रहे हो, अभी तो पूरी पिक्चर नहीं हुई, 2 घंटे 40 मिनट की, अभी तो मैं एडिट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं, हमें मालूम है आप यहाँ से गड़बड़ नहीं कर सकते, आप यू आर इन। तो इस तरह हुआ था पहले। उसके बाद ये होता है कि एक बार अगर आप कैन में हो तो फिर वो शायद आप अगली बार भेजते हो तो देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ठीक है, ये डायरेक्टर ठीक ही एक बार आ चुका है, तो मे बी दे सी योर फिल्म प्रॉब्ली सेपरेटली द सेकेंड टाइम। बट आई डू नो पैरेलली कि हर फिल्म वहां देखी जाती है जो भी अप्लाई होती है। दे हैव अ वेरी बिग टीम एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू फिल्म्स, न्यू फिल्म मेकर्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक रास्ता है जहां जाके फिल्म देखी जाती है। सारी फिल्में देखी जाती हैं, सारी बराबर हैं। इनफैक्ट वो नई फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप सिंपली जाइए, अप्लाई कीजिए, जैसे सब करते हैं। इफ द फिल्म इज गुड इनफ तो वो सिलेक्ट होती है। मतलब जो प्रोसीजरल पैसा है वो बहुत ज्यादा नहीं लगता उसमें, बिल्कुल, और सारी फिल्में देखी जाती हैं। एब्सोल्युटली। कैन के बाद सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए, या जो भी नई वॉइसेस हैं फिर फिल्म? देखिए, ट्रेडिशनली बिग 5 जो माने जाते हैं वो है कैन, वेनिस, बर्लिन, टोरंटो, सनडांस। ये 5 बिग 5 फेस्टिवल्स माने जाते हैं। ठीक है। आप कैन गए थे, शायद आपको आपके एक जिनके बड़े आप मुरीद हैं वो फिल्म मेकर लिफ्ट में मिले थे, कौन थे? अमीर कुस्तुरिका मिले थे शायद आपको, या कौन मिले थे? कियारोस्तामी मिले थे जी। कैसा बात नहीं हो पाई उनसे? बात हुई 10-15 मिनट। हम लोग
फाइनली पार्टी में मिले, जो लास्ट दिन होता है जब सारे अवार्ड्स अनाउंस होते हैं, तो वहाँ कुछ बुरी खबर मिली क्योंकि उस साल तितली कैमरा दौर के लिए नॉमिनेटेड थी और हमें अंदर से ये खबर आ रही थी कि हम कहीं जाने चाह रहे थे, हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो मैं और हमारी टीम थोड़ा कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने, कुछ घूमने जाना चाह रही थी, तो हमें ये खबर मिल रही थी नहीं रुके रहो, तुम्हारी फिल्म की अभी भी बात हो रही है लास्ट 3 फिल्मों में, वी वर इन द लास्ट 3 फॉर द कैमरा दौर। तो ये सब बात चल रही थी, फिर हुआ नहीं, इवेंचुअली नहीं मिला। उस साल एक फ्रेंच फिल्म थी जिसे कैमरा दौर मिला, तो पहले तो ये चल रहा था कि यार क्लोज थे, नहीं मिला, ये करके हम पार्टी होती है एक सबकी, जो सारे फिल्म मेकर्स, उसमें गए, वहाँ जूरी हेड से बात हुई, जिन्होंने बोला आपकी फिल्म हमें बहुत पसंद थी। तो मैं बोला ये सब तो ठीक है, आप बता क्यों रहे हो आप, तो इस गम को गलत कर रहे थे। उसके बीच में हमें कियारोस्वामी मिले, मैं और शशांक साथ में थे, तो हम तो दोनों ही बहुत बड़े फ़ैन थे उनके, तो हम चले गए उनके पास और हमने बोला सर, तो बात करी, बहुत बहुत अच्छा था। 15 मिनट के करीब उन्होंने हमसे बात करी फिल्मों के बारे में, कैसे वो फिल्मों को देखते हैं। उनसे मैंने पूछा कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एज अ फिल्म मेकर, जब आप शुरू करते हो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी नया आइडिया शुरू करते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होती है। तो आई रिमेंबर उन्होंने मोर और लेस बेसिकली वो होम ट्रूथ सेम ही है। तो उन्होंने बोला यार कुछ मेरे को सच फील होना चाहिए उसमें, वही है, अगर मुझे सच नहीं फील होता तो मैं नहीं करता हूँ। तो मैं बोला क्या मतलब सच फील? तो उन्होंने बोला जो भी आप कहानी का एक फ्लो सोचोगे ना, उसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपने देखा नहीं है अपनी लाइफ में, एक्चुअली वो भी मतलब बहुत अच्छी तरह फुली नहीं आर्टिकुलेट कर पा रहे थे, बट जो ही बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे कि कहानी के फ्लो के अंदर अगर आपको कुछ भी झूठ लग रहा है तो फिर मैं उसमें आगे नहीं जाता हूँ। सिंपल कहानी और मेरे आसपास देखी हुई चीज़ों में अगर वो है और मुझे लग रहा है इसमें मैं कुछ अपना नहीं डाल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए वर्क करता है। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई उनके साथ और हाँ, मतलब इट्स वन ऑफ द वेरी स्पेशल मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैं उनका काम इतना ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो आप अब इतने फेस्टिवल सर्किट में इतना रेगुलरली जा रहे हो, तो कुछ फिल्म मेकर जो अलग अलग मुल्कों से, उनसे फ्रेंडशिप हुई, उनके काम को फॉलो करने लगे हो आप, जिनमें आप हमें शेयर करना चाहिए कि इनका काम अब देखो बहुत अपने अपने देश में रह के बहुत अच्छा बना रहे हैं जी? तो आप बता सकेंगे कुछ नाम ऐसे? वेरी ऑनेस्टली हम लोग जाते हैं किसी फेस्टिवल में जाते हैं तो अपनी ही फिल्म को लेके इतना सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटी फिल्में मैं बनाता हूँ। इट्स नॉट लाइक एक बहुत बड़ी टीम है, पीछे 10 लोग और है जो प्रमोट कर रहे हैं। आप अपनी एक छोटी सी फिल्म लेके जा रहे हो, ज़्यादातर समय आपका उस फिल्म के साथ ही गुजरता है। आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं फेस्टिवल में, अगर आप जैसे हो तो वो आपसे प्रेस करवाते हैं, तो उसी में इतना टाइम निकल जाता है कि किसी और से बात करने का या रिलेशनशिप बनाने का उतना मौका नहीं मिल पाता। इट इज़ अनदर थिंग, अगर आप किसी फेस्टिवल में प्योरली फिल्में देखने जा रहे हो तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट आई हैव इज़ तितली के टाइम पे मैं एक और फिल्म देखने के लिए लाइन में खड़ा था, तो मेरे जस्ट आगे बेनेट मिलर खड़े थे जिन्होंने बहुत कुछ बनाया है, कबोटे बनाई है और फॉक्स कैचर बनाई है, विच इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। तो बेनेट वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन इन फ्रंट ऑफ मी, और लाइन लंबी थी और 1-1.5 घंटा था, तो हमारी बातचीत हुई और थोड़ी दोस्ती हो गई उसके चलते। और एक्चुअली मैंने तब फॉक्स कैचर नहीं देखी थी, बेनेट से बात करने के बाद, तब तक उन्होंने कपोटे करी थी और ब्रैड पिट के साथ जो फिल्म करी है वो करी थी। तो उसके बाद उसी साल उनकी फॉक्स कैचर थी, तो वंस आई स्पोक टू हिम, देन द नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी फॉक्स कैचर। तो इस तरह से कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, बट ऑनेस्टली विद अ स्मॉल फिल्म आप भाग रहे होते हो अपनी ही फिल्म को, जितना ज़्यादा आप उसको पहुंचा सको लोगों तक, उसी में ही समय निकल जाता है। अभी कंटेम्प्रेरीज में आप कौन से डायरेक्टर्स को एडमायर करते हो इंडिया में? आई वॉज अबाउट टू से पॉल थॉमस एंडरसन, बट इंडिया में वन बैटल आफ्टर अनदर आपने देखी? जो नहीं, मैंने अभी नहीं देखी। मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ बिकॉज वो देखने के लिए मुझे थोड़ी इमोशनल तैयारी करनी पड़ेगी।
इंडिया में आई रियली लाइक गुरविंदर्स वर्क, गुरविंदर सिंह जो काम करते हैं। मुझे अन्य घोड़े दादान, चौथी कूट, अन्य घोड़े दादान, चौथी कूट और भी बहुत उन्होंने किया है। मुझे वेट्री की फिल्में बहुत अच्छी लगती है, वेट्री मारन की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। आई मीन आई एम श्योर देर आर मेनी अदर्स। लीजो's films I really like. लीजो जोस पहली सीरीज। जी। जी। अनुराग कश्यप और इनकी फिल्म्स वगैरह कैसी लगती है आपको? I mean उनकी सबसे अच्छी आपको कौन सी लगती है? अनुराग अच्छा, की हाँ। गुलाल जी गुलाल इज प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट्स। जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अनुराग के काम के ऊपर मैं बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, आई थिंक। तो बिकॉज ही इज सच अ जायंट, ही इज सच अ टाइटन हमारी हमारे हमारे फिल्म हिस्ट्री में, कि वो और इन मेनी वेज वो सॉर्ट ऑफ मतलब मैं पर्सनली भी मतलब वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरी हेल्प के लिए किसी भी पॉइंट पे मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी हो। तो आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट मैन सो मच। और वैसे भी वो मेरे सीनियर है और इतनी बड़ी बॉडी ऑफ वर्क है कि मैं क्या उनके काम के बारे में बात करूँगा। बहुत 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 ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर, प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी फ्यू, प्रॉब्ली या बहुत ही कम, यू कैन काउंट नॉट इवन 2-3 ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी ऑफ वर्क इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप बोलो कि हाँ ये फिल्म मेकर है। अनुराग कश्यप एक फिल्म मेकर हैं, इसके आगे मुझे नहीं लगता और कुछ भी बात करने की ज़रूरत है उनके बारे में। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम में है वो ये है कि फिल्म मेकर फिल्म बना रहे हैं तो वो ऑथेंटिकली अपने मन से जो कहानी कहना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर रख रहे हैं कि व्हाट विल वर्क। जो अनुराग ने आते हुए कहा भी पिछले दिनों कि सेकंड गेसिंग का काम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमारे क्राफ्ट पे असर डाल रहा है। जी। आप जब काम करते हैं या फिल्म बनाते हैं तो आप इससे कैसे फ्री रखते हो खुद को, और इन जनरल ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो दिख रही है हमें सिनेमा में? ये प्रॉब्लम है भी और नहीं भी, क्योंकि नहीं क्यों है ये मैं बोलता हूँ आपसे कि मुझे ये लगता है कि जो सच में फिल्म मेकर है और जो जेन्युइनली फिल्मों में इंटरेस्टेड है उसके लिए प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कभी होगी ही नहीं। मुझे नहीं लगता इसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जेन्युइनली सिनेमा में इंटरेस्टेड वो क्लियर है अपने ऐड में, वो बहुत हद तक क्लैरिटी होती है, ऐसा फुल 100% भी नहीं होती है। आई एम श्योर कभी कभी डाउट होता है, आप सोए होते हो अपने आसपास का सीन देख के, अपने आसपास के लोगों को देख के, कभी आप देखते हो आपका कोई कंटेम्प्रेरी कुछ बहुत बड़ा कर रहा है तो शायद आप थोड़े डगमगा भी जाते हो कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये वो, इस तरह के बहुत मोमेंट्स होते हैं। इट्स नॉट इट्स ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि एब्सोल्यूट 100% क्लैरिटी होती है, नहीं होती है। आप बहुत सारे डाउट से, डिप्रेशन से, इनसिक्योरिटीज से गुजरते हो और वो हिस्सा है। वो तो मैं बोल रहा हूँ यार, कोई भजिया बेचने वाले भी अपने जीवन में उससे गुजरता होगा, कोई डिप्लोमैट भी उसमें, हर एक किसी भी प्रोफेशन में वो तो होता ही है। तो वैसे ही फिल्म मेकर्स के साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारे अलग अलग फेजेस आते हैं। आई वुड बी लाइंग इफ आई डिडंट से दैट आगरा की जर्नी में मैं उस फेज से नहीं गुजरा जहाँ पे मुझे डाउट हुआ कि मैं यार क्या पकड़ के बैठ गया हूँ, हैव आई बिटन मोर देन आई कैन च्यू, मैं कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं कर लिया। मुझे बहुत लोगों ने बोला था आगरा शुरू करने से पहले कि ये दिस शुड नॉट बी योर सेकेंड फिल्म, बहुत बार बोला गया था। और मुझे आई रिमेंबर दिबाकर ने मुझे बोला था कि मत कर, ये दिस शुड नॉट बी योर सेकेंड फिल्म। मेरे पास एक और आइडिया था जो थोड़ा कॉमिक था, बोले ये करो, उसके बाद कर लेना। और इस तरह और भी बहुत लोगों ने बोला था। तो बहुत आई वेंट थ्रू अ फेज ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो बिकॉज द फिल्म टुक सो मच टाइम। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट फिल्म है, इतनी ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता था। तो ये फेजेस आते हैं, बट ज़्यादातर मुझे लगता है जो फिल्म मेकर हैं वो कहीं ना कहीं जाके इससे किसी ना किसी पॉइंट पे डील कर लेते हैं। और फिर एक दूसरा सेक्शन है इसमें, वो लोग फिर फिल्म बनाने के लिए काम मेरे हिसाब से कर ही नहीं रहे होते। वो कई बार अपना करियर देख के, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से
देख के एक दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, बिकॉज देर इज सम ऑफ यू। पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मुझे फिल्मों में एज अ करियर इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं है कि अच्छा अब मैंने 4 करोड़ की बना ली, अब मैं 20 करोड़ की बनाऊंगा, फिर 100 की, फिर 150 की। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग that is connected to me personally and that I feel like is important enough to talk about to a larger section of people। वो सिर्फ मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, और लोगों के लिए भी रेलेवेंट होनी चाहिए। जब तक ये दो चीज़ें मुझे मिलती नहीं हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें मुझे मिल जाती हैं तो मैं तैयार हो जाता हूँ बनाने के लिए। अब वो मुझे 1 करोड़ में बनानी पड़े, या मेरे को ऐसा कुछ आइडिया मिल गया जिसके लिए 50 ज़रूरी है, तो फिर वो 50 लाने के लिए जो भी जुगत लड़ानी पड़ेगी वो मैं लड़ाऊंगा। सो फॉर मी दैट इज द कोर क्राइटेरिया, उसके बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ये जो आप बता रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हो गए थे बीच में, तो ये किस वजह से हुआ था? आप फिल्म को क्रैक नहीं कर रहे थे, कोई फाइनेंशियल वजह थी क्या, किस वजह से होता है ये? देखिए, ये एक ट्रेन होती है, अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ये एक ट्रेन होती है जिस पे आप चढ़ जाते हो और फिर इसके सारे डब्बे आप कवर करते हो इंजन तक पहुंचते पहुंचते। मेरे केस में ये इंटरनल डाउट से नहीं शुरू हुआ था। थोड़ा सा इंटरनल डाउट था एक्चुअली, आई विल बी रॉन्ग टू से, इंटरनल डाउट से ही स्टार्ट हुआ था। आई टेक माय वर्ड्स बैक। शुरू में जब मैंने ये सोचा कि यार इस बारे में मुझे पिक्चर करनी है, तो मैं खुद ही कहीं ना कहीं बहुत ही सोल लेवल पे घबराया हुआ था। और जैसा कि मैंने बोला, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी था ये मत करो, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा घबरा गया था और मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मैं थोड़ा सा सुमड़ी में साइड से बोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं गया एक वर्कशॉप में जहाँ मुझे मेरी मेंटोर थी जो लार्स वॉन ट्रियर की एडिटर थी, मॉली स्टेंसगार्ड, वो मेरी मेंटोर थी। तो उन्होंने एक दिन हमारा हुआ, 4-5 दिन काम हुआ, सब बात हो गया। वर्कशॉप का लास्ट डे था, तो दोपहर में हम बैठ के चाय पी रहे थे। तो ओवर टी उन्होंने मुझे ऐसे ही स्ट्रेंजली मुझे देखती जा रही थी। मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बोला, यार तुम ये फिल्म क्यों बना रहे हो? तो मैंने बोला कि मुझे सेक्सुअलिटी की बात करनी है, सेक्सुअल रिप्रेशन की बात करनी है। तो फिर चुप हो गई, वो एक पॉज लेके फिर बोले, तो फिर कर क्यों नहीं रही? तो वहाँ जाके मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये क्या बोल रही हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे लंबी बात करी, फिर उन्होंने बोला, बेटा मत करो, अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते अभी, रुक जाओ, जब तैयार होगे तब करना, नहीं तो तुम इस फिल्म को डिससर्विस करोगे। तो वो पहला डब्बा था। फिर वो पहले डब्बे में चढ़ के उसको पार करके मैं निकला, जहाँ मैंने 4-5-6 महीने लिए डिसाइड करने के लिए। नहीं लिखना बंद कर दिया। मैंने बोला अब पहले मैं तय करूँगा कि मैं ये पंगा लेना है मुझे या नहीं। फिर वो ले लिया। 5-6 महीने बाद मैं बोला अभी करना तो है, और अभी ये करूँगा तो पूरा करूँगा, आधा बेजद्दा नहीं करूँगा। तो वो उस डब्बे से गुजर के फिर अगले डब्बे में जाना कि अच्छा अब लिख ली, पता चल गया यही फिल्म है, पर बनाएगा कौन, पैसे कहाँ से मिलेंगे। फिर थोड़ा अच्छा रियलाइज होना कि इंडिया से पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, फ्रांस जाना, थोड़ा सा फ्रेंच पैसा रेज करना वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट से, थोड़ा सा फिल्म पे फाइनेंशियल लोड कम करना। इंडिया प्रोड्यूसर ढूंढने में 2 साल लग गए। वो 2 साल का पीरियड कंप्लीटली डिप्रेसिंग, बिकॉज लिटरली हर दरवाजे जाना और अलग अलग चीज़ें सुनना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वेरी बिग इंडिपेंडेंट माइंडेड प्रोड्यूसर जिन्होंने बड़ी इंडिपेंडेंट फिल्में करी हैं, उन्होंने बोला यार तुम्हारी स्क्रिप्ट तो अच्छी है लेकिन इसमें थोड़े कॉमेडी डायलॉग डाल दो। तो उस तरह की बातें सुनना आपको हिला देता है। हर जुगत लड़ाना, मतलब आई पर्सनली ट्राई टू गो टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रेज सम, जैसे वेस्ट में मिनिमम गारंटी रेज करते हैं, वहां तक कि कोई प्रोड्यूसर नहीं है, चलो डिस्ट्रीब्यूटर से एमजी ट्राई करते हैं, वहां तक जाना, वहां से अलग अलग जवाब सुनना। तो एक पॉइंट तक ऑलमोस्ट सारे ये फीलिंग कि भाई ये तो कोई करने को तैयार नहीं है, वो डब्बा आपको अलग डब्बे में लेके जाता है, वेयर you suddenly now start to doubt whether you made the right decision or not. Then eventually सारेगामा का आना फिल्म पे, finally finding a willing and excited, not just willing, an excited partner who are saying okay let's do this. But film in itself is now such a difficult creature.
अच्छी कास्टिंग ढूंढना, एक्टर्स के किससे, यू नो, इट्स अ प्रोसेस, और वो करते 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 फिर इतना लंबा स्ट्रेच हो जाना, फिल्म ऑलमोस्ट रेडी है, फिर कोविड आ गया, फिर आप और खिंच गए, और आप इतने डिवोटेड हो एक एक इस पीस को लेके कि साथ में आप कुछ और भी नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, बिकॉज यू वॉन्ट योर फोकस टू बी हियर. सो इट्स इट एंड देन इट ओपन्स डिफरेंट डोर्स, बिकॉज देन लंबा खिंच जाता है. कोविड वॉज वेरी डिफिकल्ट, उसके थ्रू जाना, आप छोटी फिल्म कर रहे हो, फाइनेंशियली आप पर्सनली स्ट्रेस, अलग स्ट्रेसेस से गुजर. सो आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू रोमांटिसाइज इट. आई एम श्योर हर फिल्म मेकर के लिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए. मैं नहीं बोल रहा मेरे लिए स्पेशल है, बट ये सारी चीज़ें, आई मीन फॉर ऑल यंग फिल्म मेकर्स इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आप इस सब, इट्स लाइक आप 3D चेस खेल रहे हो, सब कुछ एक साथ चल रहा है, और आप हर मूव को इंडिपेंडेंटली इतना ठीक से करना चाह रहे हो कि आप किसी तरह उसमें से निकल जाओ. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी हो जाती है, और इस फिल्म की थोड़ी सी ज़्यादा शायद रही भी. इसमें की क्या है, आपको ये भोगना ही पड़ेगा या कोई स्ट्रेंथ है जो आपको बचाती है इससे, या इससे गुजर के ही काम चलेगा, फिर उसके बाद आप निकल जाओगे सुरंग के दूसरी तरफ, तब जाके रिलीफ मिलेगा? देखिए, ऑनेस्टली मुझे लगता है कुछ सब्जेक्ट्स पे फिल्में थोड़ी ज़्यादा टफ होती हैं. अब इन हाइंडसाइट शायद ये इस पीरियड के थ्रू जाके मुझे अब ज़्यादा समझ में आती है दिवाकर की बात, जब उन्होंने बोला था ये सेकंड फिल्म मत करो. नाउ आई अंडरस्टैंड फुली व्हाई ही वाज सेइंग इट. तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े से एक्स्ट्रा जूझाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं. मे बी शायद हर फिल्म पे इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. आपने ओए लक्की लक्की ओए में उनको असिस्ट किया था. दिवाकर साहब ने बहुत कुछ सीखा, आपने बताया एक बार 8 साल अपने साथ में काम किया, तो वो उनका ह्यूमर अपनी फिल्मों में क्यों नहीं आया, आपकी स्टोरी टेलिंग में वो ह्यूमर क्यों नहीं आया ओए लक्की वाला? ये बहुत फनी है, यू नो गजेंद्र, बिकॉज मुझे यूजुअली वेस्ट में बोला जाता है कि तितली कॉमेडी है और आगरा कॉमेडी है. अच्छा. तो ये बहुत वियर्ड है. यहाँ पर हम लोगों को ये ड्रामा लगता है, बट और जेन्युइनली मैं इससे अग्री करता हूँ. मुझे अपनी फिल्में काफ़ी फनी लगती हैं. जैसे अगर आप ये देखें, वो जो हम माँ बेटे वाला सीन की बात कर रहे हैं, कि वो उसको हटा रहा है और उसकी मैक्सी फट जाती है, और सडनली उसकी मैक्सी फट गई और वो सकपका रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया. सो देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ ह्यूमर. इट्स अ, आई फील इट टेंड्स मोर टुवर्ड्स आयरनी, और वो थोड़ा सा सबवर्सिव सा अपना ह्यूमर है. तो उनकी अपनी, दिवाकर की अपनी एक तर्ज है ह्यूमर की. मेरा अपना थोड़ा एक अलग फॉर्म ऑफ ह्यूमर का रुझान है. बट मुझे पर्सनली लगता है, मुझे बड़ी फिल्में फनी लगती हैं अपनी. मे बी नॉट डिस्पैच सो मच, बट डेफिनेटली तितली एंड आगरा हैव, like I find it quite funny having that moment where Neelu's character ends up peeing in that robbery, in the middle of all that violence and robbery. Here is, you know, a very human moment जो बहुत ही पिथी है अपने आप में. तो उस तरह का मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ ह्यूमर डालने का. मे बी शायद यूरोपियन दर्शक हैं, वो आयरनी को ज़्यादा अच्छे से, उनको रेलिश करना आता है उसको, शायद हमको देखना नहीं आता है. दर्शकों के साथ भी न देख पाने का तरीका जो उनका होता है, पॉसिबल वो हो सकता है. आप ये बताइए कि आगरा को लेके सेंसर का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने कितना काटा उसको, क्या किया क्या नहीं किया? आगरा का सेंसर रिएक्शन मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था. मैं तो फुली एक्सपेक्ट करके गया था कि अब ये शॉर्ट फिल्म बनने वाली है, सब कट जाएगा. बट इट वॉज एक्चुअली कंप्लीटली द ऑपोजिट. आई थिंक दे जेन्युइनली लव्ड द फिल्म. इनफैक्ट दे रियली लव्ड द फिल्म, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी काटने, इफेक्टिवली मुझे कुछ भी काटने को नहीं बोला. उन्होंने ये बोला कि देखिए, आपको अडल्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो अडल्ट सर्टिफिकेट में अब हमारा ये मैंडेट है कि इवन विद एन अडल्ट सर्टिफिकेट देयर कैन बी नो न्यूडिटी एंड नो लैंग्वेज. प्रोफैनिटी नहीं हो सकती. ए में भी नहीं हो सकती? ए में भी नहीं हो तो सकती. कहाँ होगी फिर? अब ये मुझे, कौन सी कैटेगरी में होगी फिर? ये एक अलग डिबेट है. हम आगरा के सेंसर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं. ये एक सेपरेट डिबेट है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. एज फार एज माई एक्सपीरियंस विद देम गोज, they were quite understanding about where the film is coming from. For a film जो इतना ज़्यादा पुश कर रही है डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी को,
मैं जेन्युइनली बहुत अप्रिशिएटिव था कि सबसे पहले वो उस फिल्म को मॉल करने की कोशिश नहीं कर रहे, काट छांट नहीं हो रही है। उन्होंने सीधा मुझे बोला भैया ये हमारे पास रूल्स हैं, हम हमारे ऊपर होता तो हम ये नहीं करते, बट ये उन्होंने मुझे किताब निकाल के दिखा दी, यहाँ लिखा है हम नहीं करना चाहते सर, आप देख लो आपको इसका क्या करना है, ये अगर है तो ये 3 शॉट निकाल दीजिए और ये गालियां निकाल दीजिए। उन 3 शॉट में से भी आई वॉज एबल टू टॉक देम आउट ऑफ 2। तो एक शॉट पिक्चर में से डिलीट हुआ और थोड़ा प्रोफैनिटी पे मैंने उनसे बात कर ली, थोड़ा ये थोड़ा वो करके। सो एक्चुअली क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। द फीलिंग दैट आई गॉट वाज उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। अब ये था कि आप अपील कर लीजिए या कहीं और चले जाइए, बट मैं एक शॉट के डिलीशन के लिए अपील नहीं करना चाहता था, तो मैंने उनका डिसीजन एक्सेप्ट किया। तो एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू ऑल एक्सपेक्टेशंस मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ। ऑस्कर एम्बिशंस हैं आपकी? नहीं, मेरा एक ही एम्बिशन है, मैं जो फिल्में मैं बनाता हूँ वो जिन लोगों के लिए मैं वो फिल्में बनाता हूँ उनको देखने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, मेरा यही एम्बिशन है। तो आगरा 14 नवंबर को रिलीज हो रही, कितने स्क्रीन्स में? कुछ 100-150 के करीब। जी, और आपको उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और फिल्म सबको देखनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा आपको लेके कि इंडिया के जो सबसे ऑथेंटिक वॉइसेस उनमें से आप एक हो, और एक अलग जिद और जुनून के साथ, और कहते हैं ना एक कठिन रास्ते पे आप चल रहे हो फिल्म मेकर के तौर पे। रास्ता बड़ा आसान है, जैसे जावेद अख्तर ने अनुराग को कहा कि भाई तुमको पैसे से कोई दिक्कत है क्या, कमाना क्यों नहीं चाहते हो? तो वैसे ही आपके साथ है कि आपको पैसे से भी दिक्कत है और कंफर्ट से भी दिक्कत है, लेकिन ये है कि आप कठिनाई झेलते हो तो एक यूनिक सिनेमा हमारे सामने आता है। अभी 3 जो फिल्म आप लाए हो, तीनों में ये रहा है, और होपफुली कि इसका रिएक्शन अच्छा जाएगा, और अगली फिल्म्स के लिए फिर हम आपसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।